ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी है। मुलाकात के मायने बहुत अहम है और लगातार हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हम चर्चा भी कर रहे हैं कि इस मुलाकात से क्या कुछ निकलेगा। बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में कैसे इन संभावनाओं को और ज्यादा आसान बनाया जाए वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। डॉक्टर जाकिर साहब, मेरा सवाल वही था कि एक अलग अलग जो मुलाकातें हो रही हैं उन पर हम जाएं उससे पहले 4 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। एलन मस्क के साथ मुलाकात, इसके अलावा वहां केनेसी के साथ मुलाकात, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात और गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया गया उस वक्त की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से संभावनाओं पर काम चल रहा है और आगे आने वाले वक्त में किस तरह से व्यापार बढ़े, कारोबारी रिश्ते मजबूत हों। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब से थोड़ी देर बाद आ जाएगा क्योंकि ये मुलाकात होनी है। डॉक्टर जाकिर, मेरा सवाल वही है कि अभी जैसा अब लोग जिक्र कर रहे थे ऑयल को लेकर के, भारत ने भी संकेत दिया है कि हम तेल खरीदेंगे, लेकिन क्या ये संभव है? देखिए, अभी जो करंट हाल है उसमें 5% जो तेल इंडिया अमेरिका से खरीद कर रहा है, लगभग 5-6 बिलियन डॉलर का पिछले साल खरीदा है और 30% जो है लॉन्ग टर्म LNG का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और जो ट्रम्प की पॉलिसी है वो ये है कि अमेरिका में शेल गैस को प्रमोट करके इंटरनेशनल मार्केट में इंटर होना है। इसके लिए इसको मार्केट क्रिएट करना है और मार्केट क्रिएट करने के बाद जो है उसका पॉलिटिकल यूज़ भी करना है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का फिर से जो है यूज़ बढ़ रहा है दुनिया में, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात हो रही है, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर की बात हो रही है कि उसमें भी हम जो है फिर से हम 2008 में हमने साइन किया था, तब से कुछ नहीं हुआ था। 2018 में भी फिर किया, कुछ नहीं हुआ। तो हम जो है 100 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जो है 2047 तक लाने की कोशिश में है और पूरी दुनिया फिर से न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ आई है। तो ये 3 एनर्जी के फील्ड में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है और क्लीन एनर्जी में भी हम कॉपरेशन कर रहे हैं। एनर्जी के फील्ड में जो है सोलर का जो चाइना का 80% डोमिनेंस वर्ल्ड में है उसको भी हम रिड्यूस करेंगे। इंडिया की एक्सपर्टीज़ है, मार्केट है और रिसोर्सेज है, ये सारी चीज़ें आनी हैं। लिथियम का यूज़ जो हो रहा है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है, एनर्जी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपार्ट फ्रॉम डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। तो एनर्जी का एक बड़ा मुद्दा है जो ट्रम्प को बहुत ही प्रिय है, जिसे कहते हैं वो बहुत ही प्रिय मुद्दा है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं बताने जा रहा हूँ कि असल वार जो है अमेरिका और चाइना में टेक्नोलॉजी का हो रहा है। उसका एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूँ कि अभी डीप सीक जैसे ही लॉन्च हुआ, अमेरिका का स्टॉक मार्केट $1 ट्रिलियन डाउन हो गया और ये जो है 600 बिलियन डॉलर का नुकसान जो है और कंपनीज का हुआ है। और उसके बाद फिर जो अलीबाबा ने लॉन्च कर दिया। तो ये सारा जो है टेक्नोलॉजी की वार हो रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत जैसा एक मुल्क ऐसा हमको मिले जो एनर्जी में भी हमारा पार्टनर बने और टेक्नोलॉजी भी हमारा पार्टनर बने। और ऐसी जो है शायद और कोई मुल्क अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकता है। तो भारत जैसा जो है सहयोगी नहीं मिलेगा। अगर ट्रम्प भारत के साथ कोई गलत काम करते हैं या जो है और के साथ हमको रखते हैं तो ये ट्रम्प की जो है शॉर्ट साइटेडनेस होगी, उसे हम मानेंगे कि उनका जो है पूरा विजन नहीं है कि भारत है क्या। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मिलियन म्यूटनीज इन ऑल डायरेक्शंस इज हैपनिंग। डेमोक्रेसी है, इंग्लिश है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विथ ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का एक अलायंस है, कल्चरल एंड वैल्यूज़ का शेयर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है भारत के अलावा कोई दुनिया में उनको दे नहीं पा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी की जहाँ तक इन्होंने बात की तो भारत ने 2047 के लिए 100 गीगावाट का एक लक्ष्य तय किया है और इसके लिए 2033 तक 5 जो स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर हैं वो लगाया जाना लक्ष्य तय किया है। अब इस मद्देनज़र अगर जब हम 2008 के न्यूक्लियर डील की बात करते हैं तो अमेरिका ने बहुत आगे बढ़कर भारत की मदद की, 1, 2, 3 अग्रीमेंट वगैरह सब कुछ साइन हुआ, लेकिन अमेरिका को इस बात का फ़ायदा नहीं मिला। और उसके बीच रोड़ा जो है वो है न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, वो जो लॉ है उसमें, क्योंकि जो भी अगर कोई जैसे एक हादसा हुआ था भोपाल में, तो अब उस तरह का कोई हादसा होता है तो बहुत ज़्यादा मुआवजा उस कंपनी को देना पड़ेगा जो रिएक्टर लगाएगी। भारत ने उसके मद्देनज़र भी एक बहुत ही नरम रुख दिखाया है और उस कानून में बदलाव की भी बात की है ताकि छोटे रिएक्टर्स बनाने वाली कंपनी या देश जो हैं वो आकर यहाँ रिएक्टर लगाएं ताकि भारत का जो लक्ष्य है 2047 का वो पूरा हो और दूसरी तरफ उन कंपनीज को बिजनेस भी मिले, अमेरिका को भी बिजनेस मिले। तो जो अमेरिका से एनर्जी की बात हो रही है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का एक बड़ा, तेल के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी का भी एक बड़ा जो हिस्सा है वो है और इस मद्देनज़र भी इस मुलाकात में बातचीत जो है वो
अहमियत रखती है। ठीक है डॉक्टर धीरज, मैं मैं आम आदमी की तरह एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो हमारे आम दर्शक हैं, वो जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो तो समझेंगे, लेकिन उनके जहन में एक सवाल है, और ये है कि जॉब क्रिएशन कैसे होगी। उनके सामने जो पहली चुनौती है हिंदुस्तान के सामने, वो ये है कि हम कैसे रोजगार कैसे पैदा हो। दूसरा ये कि जब निवेश आएगा, जैसे हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि अगर टेस्ला आए यहाँ पर तो उससे कम से कम जॉब क्रिएशन होगा, ये महत्वपूर्ण ये है कि, और दूसरा हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। इन दो चीजों के लिए आपको क्या लगता है कि इस बैठक से इन दो चीजों पर कुछ निकलता हुआ दिख रहा है आपको? जी हाँ, मैं 30 सेकेंड्स में एक ऐड करूंगा एनर्जी के ऊपर, क्योंकि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आई विल कम टू द पॉइंट। अगर आप यूएस का एनर्जी कंजम्पशन देखें, नंबर 2 है वर्ल्ड में, 4.7 ट्रिलियन किलोवाट आवर है। और अगर हमारा डिस्क्रिप्शन देखिए तो अभी भी हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दे आर डोमिनेंट। नेचुरल गैस 31.8% है, पेट्रोलियम 26, कोल इज 17.8 विच इज द डर्टीएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्ट टू लेट यू नो। और रिन्यूएबल एनर्जी इज 12.7, न्यूक्लियर जिसकी ये बात कर रहे हैं 9.6। वाई एम आई कमिंग टू दैट? इस टाइम हॉटेस्ट मार्केट इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से 3 एरियाज के अंदर यूएस में चल रहा है। साइबर सिक्योरिटी, पेलेंटियर इज द टॉप कंपनी, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग विच इज द नेक्स्ट जनरेशन, एआई, एंड द फोर्थ इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। उसकी 3-4 कंपनियां, उनकी ग्रोथ 500% हो गई है पिछले 1 साल के अंदर, जस्ट टू गिव यू अ प्रोस्पेक्टिव। सो स्मॉल पोर्टेबल हाई एनर्जी प्रोड्यूसिंग क्लीन इज ओनली न्यूक्लियर। वो कंपनीज ग्रिड के साथ लगेंगी जहां पे हमारा डाटा सेंटर्स है, क्योंकि बहुत कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, और वो नेसेसिटी है। दैट आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट पॉइंट क्रॉस। तो न्यूक्लियर एनर्जी की ग्रोथ इज कमिंग। नेक्स्ट थिंग इज द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी अबाउट जॉब क्रिएशन। बिल्कुल ये आम आदमी की तरह सवाल बिल्कुल है। और जो इंडियन आम आदमी उसके सामने ये है सवाल कि भाई नौकरी को लेकर क्या होगा। हाँ, तो मैं आपको एक प्रतिपिक्ष में बताता हूँ। हर छठा या 5वां निवासी इस प्लैनेट का भारतीय है करेंटली। 1.5 बिलियन की हमारी देश की आबादी है। अगर आप देखें तो वर्ल्ड की आबादी का मतलब तकरीबन एवरी 6th इज इंडियन। लेकिन जॉब क्रिएशन और क्वालिटी जॉब क्रिएशन, और ऐसी जॉब क्रिएशन, अच्छी बात है, क्वालिटी जॉब क्रिएशन, करेक्ट, अच्छा शब्द। क्योंकि देखिए अगर आप इंजीनियर हैं, आप 20,000 रुपए कमा रहे हैं ऊबर चलाकर, तो यू कैन नॉट सस्टेन अ फैमिली। बिल्कुल सही है। तो आपकी एजुकेशन, अब समय आ गया है कि हम वो स्किल सेट प्रोवाइड करें जो अगले 20 साल में रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर एआई इंटीग्रेशन एक मैंडेटरी चीज होगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूं। तो अब टेस्ला का आपने पूछा, जब टेक्नोलॉजी इधर आएगी, आज की डेट में आपके दर्शकों के लिए मैं छोटा सा 30 सेकंड में बताता हूं। बिल्कुल। क्या आपकी गाड़ी आपके लिए पैसा कमा सकती है? बिल्कुल कमा सकती है। मेरी खुद की गाड़ी फुल सेल्फ ड्राइविंग है, साइबर ट्रक। आज मैं अपनी गाड़ी को एक ऐप पे रेंट करता हूँ, वो मुझे पिक और ड्रॉप करती है, उसके बाद वो खुद जाके लोगों को पिक एंड ड्रॉप करती है। अगले 1.5 साल में ये टेक्नोलॉजी आ रही है, ये लॉन्च हो जाएगा। तो आपकी गाड़ी इज अ वर्किंग मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपके घर के अंदर टेस्ला का रोबोट जो $22,000, 10 से $22,000 के बीच में है, वो आपकी कुकिंग क्लीनिंग सब करेगा, आपका प्लानर करेगा, पर्सनल असिस्टेंट बनेगा। वो गूगल एयर के साथ फुली कनेक्टेड है। तो फ्यूचर के अंदर अगर आपका ड्राइवर है तो आपको एक नया स्किल सेट सीखना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल इंजन रिपेयर करते हैं गाड़ी की, तो इट इज द टाइम आप बैटरीज को ठीक करना सीखें। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपके पैर के नीचे से कारपेट खींच लिया जाएगा। ये एवोल्यूशन है, इसको ना कंट्री रोक सकती है ना कोई लीडर रोक सकता है। आपको समय के साथ सीखना और बदलना बहुत जरूरी है। जॉब्स नई क्रिएट होंगी, नए टूल्स मिलेंगे, लेकिन यू हैव टू कीप योर आईज ओपन। और दिस मैं इस पे बताऊं आपको, हाँ बिल्कुल। एक और गेस्ट जुड़ गए, मैं उनके पास जाऊँ, जल्दी से बोल लीजिए डॉक्टर। इंडिया में 2030 तक 1.1 लेबर फोर्स होगा, बिलियन लेबर फोर्स होगा। इसके लिए हमको लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी चाहिए। थैंक यू। और मुझे लगता है क्वालिटी जॉब, वही बात मैं क्वालिटी जॉब एक अलग चीज है, अच्छा शब्द है क्वालिटी। लेकिन 1.1 बिलियन को हम नहीं ट्रेन कर पाएंगे क्वालिटी जॉब के लिए। नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर मैं 5 साल में हम अगर थोड़ा ही कर दें, ये बिल्कुल थोड़ा नहीं। कर हम थोड़ा ही कर मैं दें। आपको एक चीज से डिफाई करूंगा। मैं एक फिजिशियन हूं, मैंने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं कोविड की स्टोरी में। अगर कंट्रीज और लीडर्स ठान ले तो बहुत कुछ किया जा सकता है, और लोगों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। शंकर जल्दी से फिर मैं बस ये कह रहा था, जैसे इन्होंने समझाया कि कैसे टेस्ला की गाड़ी आएगी और वो पिक करेगी, ड्रॉप करेगी, तो यहाँ एक बड़ा कंसर्न होगा कि ये तो ड्राइवर का जॉब ले लेगी, या जो घर में आपका किचन संभालने मेड, उसकी नौकरी चली जाएगी। कल जब एआई समिट में प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, उन्होंने इस बात को कहा कि कभी भी टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया को ख़त्म नहीं करती, जॉब के मौके छीनती नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब कंप्यूटर आया था भारत में, तो कहा जा रहा था कि 10 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, एक कंप्यूटर आएगा, और अब किसी का काम कंप्यूटर के बिना चलता नहीं। वैसे ही जैसे मैंने मोबाइल जर्नलिज्म शुरू किया तो कहा गया कि कैमरामैन की नौकरी चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और सब लोग जो है वो सिस्टम में बने हुए
हुए हैं। तो इसी तरह एआई आएगा तो वो एक जो कन्वर्जेंस है वो पैदा होगा, नौकरी किसी की जाएगी नहीं, नई टेक्नोलॉजी के जरिए नौकरी और मिलेगी। क्वालिटी जहां पर मेरा सवाल और भी आपसे, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर भरत बरई साहब जुड़ गए, चेयरमैन हैं यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के। बहुत स्वागत है डॉक्टर भरत बरई साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो अभी मुलाकात होनी है थोड़ी देर बाद, इस मुलाकात से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि दोनों नेता हैं, उनके बीच दोस्ती तो बहुत अच्छी है, दोस्ती और ज्यादा बढ़ेगी। कभी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि आप दूर बैठे हैं तो प्रॉब्लम लगते हैं, लेकिन जब आप साथ में बैठ जाते हैं, एक दूसरे के साथ परामर्श करते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी निकल आता है। तो जो टैरिफ का सवाल है जी, टैरिफ तो अमेरिका लगाएगा, सारी दुनिया पर लगाएगा, लेकिन भारत के लिए जो स्पेशल कोई नहीं लगाएगा, जैसा चाइना पर लगाया है, जैसा उन्होंने मैक्सिको पर लगाया है, जैसा कनाडा पर लगाया है। और वो बताएंगे भारत को कि अगर आपको टैरिफ कम करना है तो आप ये करो। तो दोस्ती के नाते एक दूसरे से बात करके मिला जुला कर सॉल्यूशन लाएंगे तो कम से कम एडवर्स इफेक्ट होगा। क्योंकि वो बोलेगा कि देखो, भारत में भी इंपोर्ट ड्यूटी तो आप लगाते हैं सब चीज़ पर, अमेरिका में तो सबसे कम इंपोर्ट ड्यूटी है, एवरेज 2.2%। तो फिर ट्रेड बैलेंस में भारत का $45 बिलियन, $45 बिलियन का सरप्लस है। तो अमेरिका बोलेगा हमारे देश से आप ज़्यादा चीज़ खरीदो, डिफेंस इक्विपमेंट हो या बोइंग एयरक्राफ्ट जेट हो या एनर्जी हो, तो ऐसे बात करके दोस्त के साथ तो वो जुलाएंगे प्रॉब्लम का सोल्यूशन। डॉक्टर भारत एक और सवाल है, डॉक्टर भारत एक और सवाल है कि कारोबार जगत में एक अजीब सी स्थिति है ट्रंप के आने के बाद से, और उसका असर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट आप देखेंगे तो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। तो वो जो अनिश्चितता के बादल हैं वो क्या छटते हुए नजर आ रहे हैं इस मुलाकात के बाद आपको? देखो, आप लोग यहाँ बैठा है, मैं सर आ रहा हूं विवेक, करिए डॉक्टर भरत साहब। वहाँ बैठे एक तरह से सोचते हैं ट्रंप वो डिसाइसिव लीडर हैं, वो गोल घुमाकर ऐसे तैसे बात नहीं करता है, वो सामान्य आदमी को सीधी सीधी बात करता है। तो लोग दे आर अकस्टम कि नहीं नहीं वो बोलेगा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं, वो सीधी बात करता है। और दूसरा, जैसे हम भारत में बोलते हैं इंडिया फर्स्ट, मेक इन इंडिया, ट्रंप भी ऐसा बोलता है मेक इन यूएसए, यूएसए फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसका जो पॉइंट है, अगर आप उसका ध्यान रखेंगे और उसके साथ अकोमोडेशन करेंगे तो आप उसके साथ बिल्कुल मिलजुल कर चल जाएंगे। तो ये इतनी अनसर्टनिटी, हम जो यहाँ लोग रहते हैं नहीं हम जानते हैं कि वो क्या चाहता है, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था इलेक्शन के टाइम। देखो, ये सब इलीगल लोगों को निकालने का वो तो 6 महीने से बोल रहे थे। अगर लोगों को वापस जाना था तो जाना पड़ेगा। अब वो प्रेसिडेंट हो गया, वो जो करता है उन्होंने 6 महीने से बोल रखा था। ये टैरिफ का भी वो 6 महीने से बोल रहे थे। तो वो कोई नई चीज़ नहीं कर रहा है जो उन्होंने 6 महीने में नहीं बताई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो वो उन्होंने कहा था वही वो कर रहे हैं। मेरा सवाल आगे का ये है कि अब वो ऐसा क्या करेंगे जो उन्होंने नहीं कहा था? वो तो कैसे बता सकते हैं? नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि ये तो बात हो गई, ये तो उस चीज का जिक्र हुआ जो उन्होंने कहा था। अब वो ऐसा क्या करने वाले हैं कम से कम जो उन्होंने नहीं कहा था? ऐसी तो मेरी दोस्ती नहीं उनसे कि वो मुझे पता है प्राइवेट में। जी जी डॉक्टर जाकिर साहब। हाँ, ये एक बहुत ही डाइसी कैरेक्टर है ट्रंप, और अनप्रिडिक्टेबल हैं। कभी दिमाग में कोई चीज़ आ गई तो फिर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि गाज़ा के बारे में उन्होंने एक नई बात कर दी कि इसको हम अमेरिका ले लेगा, पहले नहीं कही थी, पहले नहीं कहा था। तो ये चीज़ हो सकती है। सेकंड हम ये चाहते हैं कि अब ऐसा क्या करने वाले जो उन्होंने नहीं कहा। सेकंड हम ये, अभी आपने देखा कि सऊदी अरबिया के उन्होंने जो है मीडिएशन के लिए कर दिया कि पुतिन और ट्रंप में मीडिएट करेंगे, ये नई बात कर दिया। अब कहाँ पर होगी ये मीटिंग, रियाद में होगी या कि थर्ड प्लेस पर होगी, ये देखने वाली बात है। हम तो चाहते हैं कि एक 4 पावर जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड है,
उसमें इंडिया, चाइना, रशिया और यूएसए एक याल्टा सेकंड कर दें। जैसे याल्टा फर्स्ट की मीटिंग हुई थी ना, उसमें सेकंड करके वर्ल्ड ऑर्डर को जो है मेंटेन करें और एक स्टेबिलिटी लाए, वार को वो ख़त्म करेंगे, अमेरिका फर्स्ट आएगा, डॉलर की हेजिमनी रहेगी। क्योंकि डॉलर जो है दुनिया ने नहीं छोड़ा, बल्कि डॉलर का वेपनाइजेशन किया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने। इसकी वजह से लोग जो है परेशान होकर फिर अपनी अलग अलग करेंसी निकालना शुरू किए। लोकल करेंसी हुई, ब्रिक्स का आया, और सेकंड ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ का यूज़ कर रहे हैं, अगर ये मिसफायर होता है तो अमेरिका जो है वर्ल्ड से अलग भी हो सकता है। क्योंकि इन्होंने जो पॉलिसीज़ ली हैं, जैसे यूएस एड को हटा दिया है, क्लाइमेट के चेंज से हट गए हैं, वो क्या कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, और यूनिलेटरल फैसले ले रहे हैं जो कि WTO के नॉर्म से खिलाफ हैं। तो अगर वर्ल्ड जो है विदाउट अमेरिका रहने के लिए अगर विवश हो जाता है तो वो कर सकता है। तो अमेरिका, हमको तो वही लगता है कि जैसे इंडिया में कहते हैं कालिदास बन गए हैं ट्रंप। अगर उनकी सारी पॉलिसी मिसफायर करती है अगर कहीं, तो फिर वो क्या करेंगे? फिर वार में झोंक देंगे अमेरिका को। पहले जो एक शब्द इस्तेमाल होता था अमेरिका की चौधराहट जी, तो वो लौटाना चाह रहे हैं ट्रंप अपने बयानों के जरिए और अपनी पॉलिसी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं ये हो रहा है ना। अभी के वक्त में शायद पॉसिबल नहीं। उमाशंकर, मैं एक बात और आपसे समझना चाहता हूं कि अभी जब ये मुलाकात होगी तो ये जो युद्ध रोकने वाली बात थी, प्रधानमंत्री तो हर मन से कहते रहे कि ये वक्त युद्ध का नहीं, ये वक्त बुद्ध का है और बातचीत से हल निकलना चाहिए। लेकिन बाइडेन प्रशासन ने नहीं उसको तवज्जो दी और वो लगातार यूक्रेन को सपोर्ट करते रहे और बाकी चल। अब जब मुलाकात होगी तो क्या इसके लिए बातचीत हो सकती है? पहला सवाल। और दूसरा ये इसमें मैं जोड़ रहा हूं क्योंकि एक मध्यस्थ की जरूरत होगी जो कम से कम दोनों के बीच में मध्यस्थता करे, और प्रधानमंत्री इसके लिए हमेशा से तैयार रहे। वो कहते रहे युद्ध रुकना चाहिए, और यही वजह थी कि वो लगातार पुतिन से भी बात करते रहे और जेलेंस्की से भी बात करते रहे। इसको कितना अहम देखते हैं जब ये बातचीत होगी तो? जी देखिए, जब दोनों नेता मिलेंगे, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी, तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ द्विपक्षीय बात होगी बल्कि क्षेत्रीय बात भी होगी, क्वाड की बात भी होगी, और जो वैश्विक दूसरे मुद्दे हैं उस पर बात होगी। और यूक्रेन रूस युद्ध की तो चर्चा बहुत अहमियत के साथ होगी, ऐसा माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार राष्ट्रपति पुतिन से भी बात की, जेलेंस्की से भी बात की, वो रूस गए, फिर वो यूक्रेन गए, उसके बाद फिर रूस गए ब्रिक्स में शामिल होने, और उन्होंने इस बात को लगातार कहा है कि भारत का जो रुख है वो बिल्कुल साफ है। और ये है कि जो उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसका एक जो सम्मान है वो किया जाना चाहिए, और किसी भी समस्या का समाधान जो है बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। तो भारत का ये लॉन्ग स्टैंडिंग जो रुख है वो रहा है। जहाँ तक बात है ट्रंप की, तो ट्रंप जो हैं वो जैसा कि इन्होंने भी कहा, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा रमे हुए हैं। वो जिस तरीके से उन्होंने कह दिया है कि ये फैसला ऐसे होगा, गाज़ा के मामले में कहा कि हम वहाँ रिवेरा बनाएंगे, और दूसरी बात की अभी फ़ोन पे बात करके उन्होंने उन्होंने ये कह दिया कि अब जो है जेलेंस्की और दोनों से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम बातचीत को तेज़ी से लेके आगे बढ़ने की कोशिश में। मुझे लगता है कि वो किसी और देश के लिए रूम छोड़ने की मंशा में नहीं है। वो चाहते हैं कि अपने बिना पे सब कुछ करें। लेकिन जहाँ तक बात आएगी रूस को युद्ध से दूर करने में, तो भारत जैसे देश की जो भूमिका अहम होगी, क्योंकि भारत का रूस की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा योगदान है, और जब आर्थिक योगदान ज़्यादा होता है तो उसका असर भी ज़्यादा होता है, कहे का असर भी ज़्यादा होता है। और जब हम जेलेंस्की से, राष्ट्रपति जेलेंस्की से जब हमने अगस्त में बातचीत की थी, तो मेरे एक सवाल के जवाब में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात को कहा था कि भारत को वो अपनी तरफ देखना चाहते हैं, बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे नहीं देखना चाहते, लेकिन भारत की अपनी जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से, और जिस तरह से दशकों से रूस जो है वो सबसे बड़ा आर्म्स का सप्लायर रहा है, हमें मदद करता रहा है, हमारे साथ दुखों में शामिल रहा है, तो ऐसे में भारत रूस को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन रूस की इकोनॉमी में जो भारत का योगदान है वो ज़रूर अमेरिका की आंख में खटक रहा होगा, और क्योंकि रूस को बार्गेन पावर जो है उससे मिलता है, तो ये एक अहम मुद्दा होगा बातचीत का कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शांति स्थापना की जाए, और इसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मैंने पहले बताया कि ट्रंप जो है उसका क्रेडिट किसी को लेने देना नहीं चाहेंगे। नहीं, लेकिन वो आपने कहा ना कि जब इकोनॉमी में अहम योगदान होता है तो कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अब से मैं आ रहा हूं सर आपके पास, मैं आपसे बिल्कुल सवाल लूंगा, डॉक्टर धीरज से भी सवाल लूंगा मैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जब ये मुलाकात हुई डॉक्टर विवेक रामास्वामी की और प्रधानमंत्री की, उसके बाद विवेक रामास्वामी ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं आपको। It was a pleasure and an honor to welcome Prime Minister Modi here. Hope he has a wonderful visit, and it was a great meeting. Thank you. बहुत ही छोटी बात उन्होंने बहुत कम शब्द में अपनी बात कही, और उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री का स्वागत है और ये मुलाकात बहुत ही शानदार है। डॉक्टर धीरज कुल, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, विवेक आप भी जिक्र करते विवेक रामास्वामी का कि वो कम शब्दों में बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और वो दिखा भी कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी मुलाकात रही है,
और आने वाले वक्त में ये मुलाकात और कितनी शानदार हो सकती है ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरा, मैं फिर वहीं आ रहा हूं, जो आप क्वालिटी जॉब क्रिएशन की बात कर रहे थे, वही सबसे बड़ा मसला है। आने वाले वक्त में 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में हम क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत बेहतर जॉब क्वालिटी हम क्रिएट कर पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं 10 सेकंड्स में वो एक बात ऐड करना चाहूँगा जिस पे आप लोग पहले बात कर रहे थे। वो ये है कि एक होता है कि वर्ल्ड को अपने हिसाब से रन करना, जो ट्रम्प का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है अड़ियल। लेकिन मैं एज अ पर्सन इन फाइनेंस, एज अ पर्सन इन हेल्थ केयर, हर काम जो हम एज फिजिशियंस करते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। आप एक कंट्री को रन कर रहे हैं, वर्ल्ड की बिगेस्ट जॉब है आपके हाथ में, तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ टैक्स पेयर्स डॉलर्स, क्योंकि अमेरिका में आप $1 कमाने में भी उतनी ही मेहनत लगती है जितना भारत के अंदर किसी को 100 रुपए कमाने में। तो जो टैक्स पेयर के मनी है उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, इसी पे वो जीत के आए हैं। और इसीलिए वो यूएसएड, WHO का अगर आप नंबर देखें, मैं हेल्थ केयर में हूँ, $109 मिलियन यूएस देता है। सेकेंड इज चाइना 50 मिलियन, उसके नीचे अगर आप आ जाइए तो जापान 41 मिलियन। लेकिन दिस इज अ फैक्ट। तो अकाउंटेबिलिटी लेना हमारी जिम्मेदारी है, उसको अपने वोटर्स को देना है, ये मैं क्लियर करना चाहूँगा। लेकिन जो आपने सवाल पूछा, क्वालिटी जॉब, वर्ल्ड के अंदर इस टाइम 8.2 बिलियन लोग हैं, जिसमें से 1.4 बिलियन इंडिया के हैं, 1.42 बिलियन तकरीबन चाइना के हैं। क्वालिटी जॉब क्रिएट करना सिर्फ इंडिया में नहीं, इवन अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्वालिटी जॉब वो जॉब होती है जो आपकी एजुकेशन के साथ मैच करे, आपके रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दे, आपको डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ दे। अमेरिकन ड्रीम तो आज बड़ा रेयर है, जिसके अंदर आप गाड़ी घर खरीद सकते हैं। आज की डेट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, इंटरेस्ट रेट इतने ज़्यादा हैं, अगर आप एक $2.5 लाख का घर पेंसिल्वेनिया से छोटी स्टेट में लेंगे, न्यूयॉर्क के अंदर $5 लाख से कम का घर नहीं मिलता। आजकल की जो EMI है इंटरेस्ट रेट की वजह से तकरीबन 30% ऊपर जा चुकी है। जो $3,000 की EMI थी वही अब $4,500 की है। अगर आपकी $10,000 की इनकम है, टैक्स के बाद आपके पास 6,000 आ रहे हैं, आप कैसे देंगे, कैसे घर चलाएंगे? और $10,000 यूएस की मीडियन इनकम इस टाइम $45,000 है, जिसके अकॉर्डिंगली आपके हाथ में 3,500 आ जाएंगे बिफोर टैक्सेस। तो अब आप इमेजिन करके देखिए। ठीक है, तो मतलब जरूरत दोनों को है, सब अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन इंडिया में बहुत बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल बोला, यंगेस्ट पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए चैलेंज ज्यादा इंडिया है। में एक पॉलिसी लाई गई है, क्वालिटी इंजीनियर्स को हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी 2 रोज पहले ये पॉलिसी अलाउ किया गया कंपनीज को कि दे कैन इंपोर्ट द क्वालिटी इंजीनियर्स टू रन द फैक्ट हाई ग्रेड जॉब्स। राइट। लेकिन मैं एक 30 सेकंड में एक बात ऐड करना चाहूँगा। आई थिंक ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की भी है। हम समझें, फिर मैं एज एन एजुकेशनिस्ट, मैं करियर काउंसलिंग 15 साल से कर रहा हूँ, कि अगले 15-20 साल में क्या विजन है दुनिया की, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी न्यू क्रॉप को क्रिएट करें। Yes. और ये क्रिएशन 8th, 9th, 10th क्लास से होना चाहिए, नॉट आफ्टर ग्रेजुएशन। राइट, बिल्कुल, मैं इस पर आऊं उससे पहले NDTV 24/7 के सीनियर मैनेजिंग एडिटर निकुंज गर्ग ने बात की भारत अमेरिका बिजनेस इंपैक्ट ग्रुप के चेयर संदेश शारदा से। क्या वॉशिंगटन DC से इस समय हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं वो एक बहुत अलग तरह का किरदार यहाँ निभाने वालों में से हैं। संदेश शारदा जी इंडियन अमेरिकन बिजनेस इम्पैक्ट ग्रुप के फाउंडर हैं, उसके चेयर हैं। और संदेश शारदा जी को मैंने इसलिए कहा कि डिफरेंट तरह का किरदार निभाने वालों में से हैं, क्योंकि वो ऐसे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने अमेरिका की धरती पे बहुत सारे जॉब्स क्रिएट करने का काम किया है। और उनका ये भी दावा है संदेश शारदा जी का कि इंडियंस कोई जॉब यहाँ से लेके नहीं जा रहे हैं, बल्कि इंडियन डायस्पोरा, इंडियन कम्युनिटी अब यहाँ वॉशिंगटन की धरती पे, बल्कि अमेरिका की धरती पे बहुत सारे जॉब्स क्रिएट कर रही है। संदेश शारदा जी, ये बात कैसे कह सकते हैं आप? पहली बात तो नमस्कार। मोदी जी यहाँ पे आए और हमें बहुत उम्मीद है कि दोनों के बीच में जो पहले भी हमने देखा बहुत दोस्ती है, यारी है, और आज के दौर में बात संवाद से ही बातें आगे बढ़ती हैं। जो कि हम लोग जॉब क्रिएटर्स हैं, हम लोग किसी का जॉब नहीं ले रहे हैं। इनफैक्ट इंडियंस बहुत इनोवेटिव हैं, वेदर इट इज़ न्यू टेक्नोलॉजी, और आज से नहीं, आप देख लीजिए बोस टेक्नोलॉजी जो आई थी, हमारे यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं बहुत डिफरेंट तरीके से हमने यहाँ पे जॉब क्रिएट किए हुए हैं, चाहे वो IT हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे प्रोफेसर्स हों कॉलेजेस में। हम लोग यहाँ पे आज की डेट में जिस ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ,
करीब 11,000 जॉब्स क्रिएट किए गए हैं यहाँ पे भी और इंडिया में भी। और हम सोचते हैं कि इंडिया हमारे एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कफोर्स है जो हमें कई बार मिल नहीं पाता है। इंडिया क्योंकि इतना टैलेंटेड देश है, जहाँ पे इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, वेदर इट इज़ आईआईटी इंस्टीट्यूट, वेदर इट इज़ आईआईएम इंस्टीट्यूट्स, उसके कारण हमारे पास जो पूल ऑफ लेबर है वो बहुत मिलता है। और जब वो यहाँ पे आते हैं तो वो अपने इनोवेशन को लेकर आते हैं, जिसके कारण जॉब्स क्रिएट होते हैं। और इसीलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग यहाँ पे जॉब किसी का लेते नहीं हैं, बल्कि बहुत लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते हैं। और आपने ये कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो पहली इनिंग थी उसके अंदर भी इस रिलेशनशिप ने काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई, और आगे इस समय में भी आपको बहुत होप है कि दोनों लोग चूँकि फोर्सफुल, प्रैग्मेटिक और ऐसे लीडर्स हैं जो कि काम करवा सकते हैं, काम करवाने की कुव्वत रखते हैं, नॉट ओनली अपने अपने देशों के ज्योग्राफी में नहीं बल्कि दुनिया भर में, विश्व में उनकी बात सुनी भी जाती है, और दोनों की ऐसी छवि है जिसके चलते वो अपना काम करवाने के लिए, जो कि देश हित में हो और दुनिया के भी हित में हो, करवाने की कैपेसिटी रखते हैं। ये कैसे कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है प्राइमरीली वो बिज़नेस आदमी हैं, बिज़नेस पर्सन हैं, जो जानते हैं कि काम कैसे कराया जाता है, लोगों से काम कैसे निकाला जाता है, और इसलिए उनको वन ऑफ द बेस्ट नेगोशिएटर्स भी कहा जाता है। और अगर आप उनका पहला कार्यकाल देखें, उस कार्यकाल में दुनिया में पूरी शांति थी, कहीं कोई वॉर नहीं था, और काफ़ी प्रोग्रेस हुई कंपेयर टू मोदी जी, जो कि काफ़ी डिसाइसिव लीडर हैं और उनकी दुनिया में बहुत अच्छी छवि है। वो प्रेसिडेंट पुतिन से भी गले मिलकर बात करते हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप से भी गले मिलकर बात करते हैं। और ये जो कैपेबिलिटी है दोनों लीडर्स की, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और हमारा देश यूएस और इंडिया जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, ऐसे लीडर्स का होना हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हैं हम। क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पे युद्ध चल रहा है, वहाँ पे या तो मोदी जी की नीति काम आएगी या ट्रंप की नीति काम आएगी। और हम चाहते हैं कि जितनी शांति बनी रहे, उससे नॉट ओनली हम सब के लिए अच्छा है, विश्व जगत के लिए भी अच्छा है। और जो कि ये दोनों लीडर्स चाहते हैं कि लड़ाई ना हो। आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते से ही व्लादिमीर पुतिन साहब से बात करना चालू कर दी है। मोदी जी भी यहाँ हैं। आई एम श्योर कहीं ना कहीं दोनों में ये चर्चा ज़रूर हो रही होगी कि यार वॉर कैसे बंद किया जाए और देश को फिर से हम कैसे, दुनिया को कैसे फिर से हम प्रगति के रास्ते पे लेकर जाएं। मिस्टर संदेश शारदा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग एनडीटीवी। संदेश शारदा ये कह रहे हैं कि दोनों देश, चाहे वो भारत हो या अमेरिका हो, ये चाहते युद्ध खत्म हो, जॉब के क्षेत्र में काम हो, जॉब क्रिएशन बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। साथ ही कारोबार के लिहाज से भी ये दोनों देश आगे के रिश्तों को बहुत बेहतर करना चाहते हैं। वो दिखेगा भी और पिछले कुछ दिनों से दिख भी रहा है। डॉक्टर भरत बराई भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर भरत बराई, एक और सवाल मेरा उस जॉब क्रिएशन से जुड़ा हुआ है, आईटी के क्षेत्र को लेकर के। पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहा है आईटी के क्षेत्र में जो जॉब है उसको लेकर के। इस मुलाकात के बाद से, क्योंकि कहा जा रहा है कि एआई और बाकी बहुत सारी चीजें हैं, आपको लगता है कुछ बेहतर निकलेगा इससे? हाँ, देखो, अभी जो आईटी जॉब होती थी वो सॉफ्टवेयर में थी, हार्डवेयर में नहीं थी। अभी जो आएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में जॉब आएगी। और जो भारतीय लोग हैं वो काफ़ी काबिल हैं दोनों में। तो मेरा ख्याल है कि और लोगों को जॉब मिलेगी ना। अब पूछेंगे कि ज़्यादा H1B देंगे, शायद नहीं देंगे, क्योंकि वो भी उनको ट्रंप पर पॉलिटिकल प्रेशर था कि काफ़ी लोग H1B पर आ रहे हैं, तो उसका कोटा बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन जो है उसको रखेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जो H1B वाले आए हैं, जिसके ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गए हैं, लेकिन वो लंबी लाइन में हैं, अगर ट्रंप साहब उनके लिए कुछ करेंगे कि जो 120 साल 140 साल की लाइन है ऐसे, तो उनको ग्रीन कार्ड दिया जाए। क्योंकि क्या हुआ था कि जब ओबामा प्रमुख थे तो लॉटरी करके काफ़ी ग्रीन कार्ड उन्हें यहाँ के लोग ऐसे दे दिया। लेकिन जो लोग लाइन में खड़े हैं, लीगली आए थे अमेरिका में, जिन्होंने के पास H1B था, जिनको ग्रीन कार्ड के लिए अप्रूवल दिया है, उनको देना चाहिए था वो ग्रीन कार्ड इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल दिस लॉटरी। ठीक है सर। डॉक्टर धीरज।
देखिए, मैं इस पे कमेंट करना बिल्कुल चाहूँगा क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो हेल्थ केयर में हैं। मैं ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। हमारी खुद की ट्रेनिंग तकरीबन 8 से 9 साल होती है। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी 7 साल की होती है। ऑन्कोलॉजी 6 साल की ट्रेनिंग होती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो 6 साल की ट्रेनिंग के बाद 7-8 साल काम कर चुके हैं। एवरेज सैलरी फॉर एग्जांपल $500,000, उसका टैक्स आप 30-40% उठा लीजिए, $200,000। 10 साल से आप $2 million आप टैक्सेस में पे कर चुके हैं, डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट तो छोड़ दीजिए। उसके बाद भी आप 15 साल की वेट में बैठे हैं। ये फैमिलीज़ के साथ हो रहा है, फैमिलीज़ ब्रेक हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस बारी जब हुआ था तो एक इशू मैं बार बार बोलता हूँ डिफरेंट चैनल्स पे कि ट्रम्प इज़ प्रो लीगल इमिग्रेशन एंड प्रो टैलेंटेड इमिग्रेशन। तो हमारे बाइडन के ज़माने में जो हमारे यूएससीआईएस के बैकलॉग था, इवन जो रेयर केसेस हैं जो कि H1B या O1 जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, उसके अंदर भी टाइम 300% बढ़ गया था क्योंकि उनको लेके उन्होंने ये इलीगल इमिग्रेशन में डाल दिया। वर्कफोर्स लिमिटेड है। अब वो इलीगल इमिग्रेशन को बंद करेंगे तो यहाँ से लोग खुलेंगे और थोड़ा सा इन्वेस्ट भी करेंगे। और उन्होंने तो एक्सपेडाइट का भी एक प्रावधान के बारे में बात हो रही है। $10,000 आप दीजिए तो आपका केस को थोड़ा जल्दी देखा जाएगा बिकॉज वी कैन हायर पीपल, इट्स नॉट अबाउट ब्राइबिंग। तो कहीं ना कहीं लीगल इमिग्रेशन के पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प के दौरान। और एक बात, जो इलीगल इमिग्रेशन है और जो ये मैरिज बेस्ड फेक इसकी मैरिज के थ्रू जो करते हैं, इसमें इंटरव्यूज़ भी वेव कर दिए गए थे बाइडन के दौरान। वो वापस इंटरव्यूज़ ला रहे हैं। तो लीगल इमिग्रेशन पे मुझे लगता है थोड़ी सी एफिशिएंसी आएगी। शायद थोड़ा सा टाइम बढ़े इनिशियली, बट इवेंचुअली आई थिंक दिस विल बी रियली गुड। ये चर्चा हम आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन इस बीच आपको जानकारी दे दूं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ पे अपना अनाउंसमेंट जो है वो कर दिया है। कुछ ही क्षणों में हम वो बाइट अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि आखिरकार उन्होंने कहा क्या है। ये जानकारी आ गई है कि उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ पे अपना एक स्टेटमेंट जो है, बहुत लंबा स्टेटमेंट नहीं, करीब 40 सेकंड का स्टेटमेंट है, तो देखना होगा कि उन्होंने क्या कुछ कितनी देर में लगभग ये आ जाए, क्योंकि इसका इंतजार हम सब लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया की नजर इस पर। कितनी देर में लगभग ये ऑन एयर हो जाएगा लगभग, उमाशंकर? ये हमने अपने दफ्तर को बताया, जैसे ही वो हमें तैयार करके देते हैं हम अपने उसका क्या है, उसमें अगर कोई जानकारी आई हो तो बता दें। अगर क्या हम कहा है उन्होंने, अगर हम फोन पे अगर इसको सुने तो, क्योंकि ये जरूरी है सुनना। और reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them. No more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. क्या कह रहे हैं? Nobody knows what that number is. बेसिकली उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया है। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जो देश हमें टैक्स के तौर पे जितना हमसे वसूलते हैं उतना ही हम भी उन देशों से वसूलेंगे। तो रेसिप्रोकल टैक्स को लेकर उन्होंने ये अनाउंसमेंट, बड़ा अनाउंसमेंट वो बाइट आ गई है। सुन लीजिए जरा क्या करें, एक बार फिर से सुन लीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जिस पर नजर सबकी थी। That I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them. No more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Nobody knows what that number is unless you go by the individual country. You can see what it is if you go to the individual country and you look at what they're charging us. In almost all cases, they're charging us vastly more than we charge them, but those days are over. And on trade, I have decided, for purposes of fairness, that I will charge a reciprocal tariff, meaning whatever countries charge the United States of America, we will charge them. No more, no less. In other words, they charge us a tax or tariff, and we charge them the exact same tax or tariff. Very simple. Nobody knows what that number is unless you go by the individual country. You can see what it is if you go to the individual country and you look at what they're charging us. In almost all cases, they're charging us vastly more than we charge them, but those days are over. तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको कि जिसका इंतजार था टैरिफ को लेकर के ट्रंप बयान देने वाले हैं, वो बयान सामने आ गया है और ये कहा है कि जो जैसा टैरिफ चार्ज करेगा हम भी वैसा ही करेंगे। बहुत कम शब्दों में अपनी बात कही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है और ये साफ साफ कहा उन्होंने कि जो जैसा टैरिफ चार्ज करेगा हम भी वैसा ही करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान आया है और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी। उमाशंकर, मैं अगर आपसे ये कहूं कि इसका मतलब आप समझाइए कि
हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, भारत के ऊपर असर क्या पड़ेगा, हम पे क्या चार्ज किया गया है, हमारे साथ किस तरह की रियायत दी गई है, तो आप कैसे समझाएंगे दर्शकों को? जी देखिए, एक बड़ी बैठक होने वाली है, बड़ी मुलाकात होने वाली है। दुनिया की निगाह इस मुलाकात पे है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो मुलाकात करने जा रहे हैं। और टैरिफ जो है वो दोनों देशों के बीच ही नहीं, बल्कि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को दुनिया के तमाम देशों के साथ एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो निगाह इस बात को लेकर और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो बातचीत होने जा रही है उसमें टैरिफ भी एक मुद्दा होगा। उसके पहले ये तकरीबन 40-45 सेकंड का बयान देकर आखिरकार ट्रंप जो हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि एक वो इसके ज़रिए दबाव भी बनाना चाहते हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है, किसी देश का नाम नहीं लिया, भारत का भी नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो देश उनको अमेरिका को जितना टैक्स चार्ज कर रहा है उसी अनुपात में वो भी चार्ज करेंगे। तो जो टैरिफ को लेकर जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने पहले कनाडा पे 25% लगाया और उसके बाद मेक्सिको पे लगाया, हालांकि बाद में नेगोशिएशन के बाद 1 महीने के लिए उसको टाला। चीन पे 10% ही लगाया था, उसको भी जो है वो टालने की बात हुई, हालांकि चीन ने WTO में जाने की धमकी भी दी। तो टैरिफ को लेकर अमेरिका अपने तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जहाँ तक भारत की बात आती है तो भारत जो है सिर्फ 4% ऐसे गुड्स हैं अमेरिकी जिन पर वो 30% से ज़्यादा टैक्स लगाता है। बाकी 80% जो ऐसे गुड्स हैं जिस पे 20% से कम टैक्स लगाता है। बात अमेरिका को समझाने की है, राष्ट्रपति ट्रंप को समझाने की है कि आप इस नैरेटिव में मत पड़िए, हम जो हैं वो टैक्स कंट्री नहीं हैं, बल्कि हमारी इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखें तो हम 4 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है, अमेरिका 29-30 ट्रिलियन के आसपास की इकोनॉमी है। और ऐसे में भारत का कुछ ज़्यादा चार्ज करना या जो ट्रेड बैलेंस है भारत के पक्ष में झुका रहना अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा, जिस हिसाब से चीन नुकसान पहुंचा रहा है या EU नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऐसे में लगता है कि इस बातचीत के बाद ये जो एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं इस पर जो बर्फ़ जमी हुई वो पिघलेगी और 2:30 बजे रात का इंतज़ार करना होगा जब दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे। टैक्स को लेकर, टैरिफ को लेकर क्या बातचीत होती है, लेकिन इस बयान की अहमियत अभी यही है कि वो एक दुनिया के तमाम देशों को एक और दबाव में लेना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने अब इस बयान को जारी किया है, जबकि टैरिफ पे वो लगातार बोलते रहे हैं। तो ऐसे में अभी ये बयान जारी करना 40 सेकंड का वो समझा जा सकता है। अभी नाम नहीं लिया उन्होंने किसी देश का, लेकिन उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा, जो जैसा चार्ज करेगा वैसा हम भी करेंगे, जो जैसा टैरिफ चार्ज करेगा हम भी वैसा ही चार्ज करेंगे। इसके हम क्या मायने निकालें? देखिए, पहले तो मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा कि जो ट्रम्प बात कर रहे हैं कि जो जैसा करेगा हम उतना ही करेंगे, ये उसने कई हफ्ते पहले भी बोला था कि वी विल प्ले अ लेवल फील्ड। लेकिन कुछ एक्सेप्शन कुछ कंट्रीज़ को वो देगा, उसका नेचर वैसा है और करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी डिमांड करती है और मैं अपेक्षा करता हूँ कि भारत उन कंट्रीज़ में से एक हो और लग भी रहा है कि ऐसा होगा। उनके पर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं India is the necessity for US right now and vice versa actually because of AI/ML। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एक पॉइंट बताना चाहूँगा, ट्रेड डेफिसिट भारत का और US का 45 बिलियन है। आप इमेजिन करिए चाइना का कितना है, तकरीबन $392 बिलियन। जो बायर है उसके पास पावर है, US के पास पावर है डॉलर की भी और बाइंग पावर की भी। हम US की कंज्यूमर 1.5%, 5%, 30% ज़्यादा दे सकती है, लेकिन उनकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी अगर यहाँ से टैरिफ्स लगाए गए। इसीलिए चाइना अभी 10% पे रुका है और ट्रंप ने क्लियरली बोला था कि जब व्हेन इट कम्स टू EV, इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला, आपको बताइए, हम 1000% भी टैरिफ लगाना पड़े, चाइनीज़ EV BYD नियो जो कि बहुत अच्छी गुड क्वालिटी कार्स एट अ वेरी चीप प्राइस बना रहे हैं, उसको नहीं आने देंगे। तो टैरिफ 2 जगह से यूज़ कर रहा है, एक इक्वल ट्रेड और दूसरा अपनी कंट्रीज जो मानती नहीं है, जैसे कि बॉर्डर्स पे मैक्सिको ने अब जाके आर्मी लगाई है, नहीं मान रहे थे, बाइडन ने भी कोशिश किया, जब ट्रंप आया उसने बोला 25% उनकी इकोनॉमी डेवेस्टेट हो जाती। फिर उसने कनाडा के साथ सेम थिंग किया, जो जस्टिन ट्रूडो, और अब वो इसको एज अ वेपन भी यूज़ करेंगे। आप देखेंगे आगे आगे निगोसिएशंस के अंदर चाइना का 10% इज़ अ वेरी बिग नंबर बट द डेफिसिट इज़ ह्यूज। तो हम ये उम्मीद करें कि हमें राहत मिल जाएगी। देखिए, ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है उसके 2 पहलू है। नंबर 1 फेयर ट्रेड और नंबर 2 टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर हमारे ऊपर आप लगाएंगे तो उतना ही रेशियो में हम भी टैरिफ लगाएंगे। रही बात इंडिया की, तो इंडिया का ट्रेड डिफिसिट $45 बिलियन है, वो हम एनर्जी इंपोर्ट करके और डिफेंस इंपोर्ट करके कंपनसेट कर लेंगे। तो ऑलरेडी हमने जो है अपने बजट में और अभी भी जो है प्री एम्प्टिव टैरिफ जो है लगा के सारी चीज़ें सेटल करने की कोशिश की है और इस बात से हमें बहुत ही इत्मीनान हुआ है कि एक 1 फिस्ट रूल पॉलिसी उन्होंने बनाई है, जो कि आप
WTO में भी जो है उनके खिलाफ जाके काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बायलेटरल भी है और मल्टीलेटरल इश्यूज़ को भी एड्रेस करती है। तो हमारे लिए बहुत ही घबराने की बात नहीं है। जो टैरिफ की तलवार लटक रही थी वो बहुत ही हल्की महसूस हुई है। अब देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डिफेंस में क्या होता है, स्ट्रेटजिक इश्यूज़ में क्या होता है, चाइना फैक्टर में क्या होता है, इंडो पैसिफिक रीजन में क्या होता है। चाबहार को लेकर हमारी एक समस्या है, क्योंकि ट्रंप जो है ईरान के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं और ये चाहते हैं कि इंडिया चाबहार से हटे, क्योंकि पहले टर्म में चाबहार को ट्रंप ने वेवर दिया था। अब कह रहे हैं कि हाँ नहीं, हम चाबहार को भी ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। तीसरा समीक्षा डाला है जी, हटाया नहीं है। हाँ, तीसरा जो एक बड़ा अलग मुद्दा आ रहा आईमेक का, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी अगर वो गाज़ा में पीस लाते हैं तो ये कॉरिडोर निकलेगा और उसके बाद जो है स्वेज कैनाल से जो $200 बिलियन का हमारा $2 बिलियन का जो हमारा ट्रेड सफ़र कर रहा था, उससे हमें राहत मिलेगी। तो हम देख रहे हैं कि दुनिया में जो परेशानी थी टैरिफ को लेकर ट्रंप की पॉलिसी का, उसमें एक अच्छा समझौता हुआ है। उसमें चाइना सफ़र, जैसे आपने बताया, चाइना सफ़र करेगा, मैक्सिको सफ़र करेगा और कनाडा सफ़र करेगा और सेकंड नंबर पर EU सफ़र करेगा। अब देखना है EU और रशिया अमेरिका किस तरीके से सेटल करते हैं। वहाँ पे हमें बिग मार्केट की अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि EU ने कोई ऐसा प्रावधान नहीं रखा है कि हम टैरिफ और सब तो सफ़र करेंगे। सबसे ज़्यादा अमेरिकी जनता सफ़र करेगी, क्योंकि उनको सारी चीज़ें जो है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी देश अपनी जेब से तो टैरिफ देगा नहीं। अगर कोई गाड़ी या कनाडा से टमाटर आता है अमेरिका में, आप भी खाते होंगे, तो वो टमाटर जो आता है वो महंगी हो जाएगी और आम लोगों को अपनी जेब से अमेरिका ये आसान भाषा में समझाया उन्होंने कि अगर टैरिफ बढ़ जाएगा तो जो दूसरे देश से सामान आता है वो महंगा हो जाएगा और शुरुआत में कम से कम आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। 200 मैं आपके पास आ रहा हूं सर, लेकिन एक और खबर में आगे बढ़ते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर पूर्व विदेश सचिव डॉक्टर हर्षवर्धन श्रृंगला से बात की हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा ने। सुनवा देते हैं आपको। दोस्ती वही, गर्मजोशी नई। मोदी ट्रंप 2.0 पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं और भारत की खास तौर पर। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं और इस मुलाकात में क्या खास होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भारत के पूर्व विदेश सचिव और अमेरिका में राजदूत रहे हर्षवर्धन श्रृंगला जी। श्रृंगला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। ट्रंप के पहले दौर में प्रधानमंत्री मोदी की उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत रही और दोनों देशों के रिश्ते काफ़ी अच्छे आगे बढ़े। अब ट्रंप 2.0 में क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी कुछ बदला हुआ दिख रहा है। ख़ासतौर पर बाइडेन प्रशासन से ट्रंप प्रशासन तक आने में काफ़ी कुछ बदलाव दिख रहे हैं और ट्रंप प्रशासन में भी काफ़ी कुछ नया है। तो क्या चुनौतियां आपको लगती हैं नए ट्रंप प्रशासन के साथ भारत को डील करने में जो सामने आएंगी? हाँ सुशील जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के सेकेंड टर्म में ये पहली मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला यात्रा है यूएसए में। ये मतलब हमारे जो ट्रंप 1.1 1.0 में जो रिश्ते देखते हुए कि मतलब संबंध इतने अच्छे थे राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, तो ये देखते हुए आप कह सकते हैं कि इनके मतलब राष्ट्रपति ट्रंप के सेकंड टर्म में आने में 1 महीना भी नहीं हुआ, जबकि इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को वॉशिंगटन डीसी में आमंत्रित किया है। और मेरे ख्याल से ये मतलब ये एक इंडिकेशन भी है कि दोनों साइड इतने इस रिश्ते को कितना महत्व देती है। और बाकी सब डिफेंस में तो ट्रंप का बहुत ही मतलब इंटरेस्ट है, तो डिफेंस एरियाज में भी मेरे ख्याल से कुछ हम प्रगति देखेंगे। इसमें मतलब इन्होंने ये भी बताया कि हमारे यूएस मेड इक्विपमेंट भी आप शायद भारत का इंटरेस्ट होगा खरीदने में। हमारी साइड से ये इंटरेस्ट है कि जॉइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन होना चाहिए और मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी स्कोप है कि हम कोऑपरेट कर सकते हैं और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डिफेंस में हम मतलब जॉइंटली प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और जॉइंटली मतलब थर्ड मार्केट में इसका सेल भी हो सकता है। तो इसमें एक विन विन सिचुएशन है जिसपे मेरे ख्याल से बात होगी।
तो मेरे ख्याल से कन्वर्जेंसेस बहुत एरियाज में है। आप देखिए ग्लोबल एरिया में जिस पे बात होगी, ग्लोबल रीजनल एरियाज में ट्रम्प का यही इरादा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया में उसको सबको मतलब सेटल किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले से ही बताया कि देयर इज नो प्लेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स को हमें पीस चाहिए और डिप्लोमेसी और डायलॉग के अनुसार हमें पीस निकालना चाहिए, शांति निकालना चाहिए दुनिया में। तो ये देखते हुए दोनों का जो दृष्टिकोण है मतलब एक ही मतलब उसमें कन्वर्जेंस है और इनमें इन दोनों के काफी इसमें बात भी होगी कि कैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को सेटल कर सकते हैं, कैसे मतलब भारत का योगदान हो सकता है इस इनिशिएटिव पे, कैसे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट सेटल हो सकता है जिसमें भारत ने पहले से ही I2U2 और इंडिया यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर में भी एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट दिखाया, दिलचस्पी दिखाया, एक हिस्सा भी है इसमें। तो मेरे ख्याल से हमारा योगदान ये एफर्ट्स में काफी मतलब महत्वपूर्ण हो सकते हैं और मेरे ख्याल से इस पे काफी बातें भी होंगे दो लीडर्स के बीच। जी, ये जो एक आपने मुद्दा अभी छुआ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, दुनिया में जो तमाम संघर्ष चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, उसमें एक अहम भूमिका भारत की इसलिए हो सकती है क्योंकि भारत दोनों पक्षों के करीब है। अगर रूस और यूक्रेन युद्ध को देखा जाए तो भारत ने दोनों ही तरफ जो है हाथ बढ़ाने की कोशिश की है, दोनों को टेबल पर लाने की कोशिश की है। और एक दिन पहले ही जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत की, तो क्या आपको लगता है कि मध्यस्थता में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है अमेरिका की मदद के साथ ताकि ये युद्ध रुके और कुछ वैसा ही पश्चिम एशिया में भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, दुनिया में बहुत कम लीडर्स हैं जो वर्ल्ड लीडर्स हैं जो कि दोनों राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बात कर सकते हैं, दोनों के देश में यात्रा भी कर सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और मेरे ख्याल से जो हमारा योगदान है पहले से कि कैसे मतलब ये मुद्दे पर सेटलमेंट हो, कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट को मतलब इसका मतलब अंत ढूंढा जाए, तो इसमें मेरे ख्याल से हम जरूर कुछ सॉल्यूशंस राष्ट्रपति ट्रंप को भी दे सकते हैं। और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री मोदी के भी कुछ इसमें प्रस्ताव होंगे, इसमें कुछ सुझाव होंगे जो प्रेसिडेंट ट्रंप भी मतलब मेरे ख्याल से इसमें देखेंगे कि इसका काफी उपलब्ध होगा ये कॉन्फ्लिक्ट्स को इनको एंड करने में। एक और बड़ा मुद्दा है, जब भी डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है तो व्यापार जो है वो सबसे पहले ध्यान में आता है। ट्रंप ने आने से पहले ही कहा कि वो टैरिफ के मुद्दे पर बहुत सख्ती दिखाएंगे और आने के बाद उन्होंने ऐसा कर भी दिया। भारत की अगर बात करें तो क्या भारत को भी अमेरिका उन्हीं देशों के साथ रखेगा जिन पर वो एक तरह से टैरिफ वॉर छेड़ रहा है, चाहे वो चाइना हो या फिर उसके पड़ोसी देश हो, हालांकि वहाँ कुछ नरमी दिखाई है महीने भर के लिए, या फिर यूरोपियन यूनियन हो। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है और ट्रंप की हर जगह कोशिश ये रहती है कि व्यापार में कम से कम दूसरा देश उन पर हावी न रहे। तो क्या भारत को कुछ छूट मिल सकती है ट्रंप के इस आक्रामक रणनीति से टैरिफ को लेकर? हमारे लिए यूएस सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और जैसे आपने बताया कि इनके साथ हमारा काफी बड़ा ट्रेड सरप्लस भी है, मतलब 35 से लेके 45 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस है। तो ये सब देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसमें मतलब बातचीत जरूर होनी चाहिए और इसमें क्या मतलब ये टैरिफ का जो मुद्दा है इस पे क्या मतलब सोल्यूशन हो सकता है, ये मेरे ख्याल से एक तो हम कह सकते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातें चल रही थी ट्रम्प 1.0 में, वो हम फास्ट ट्रैक करके नेगोशिएशंस बढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड किया जाए जिससे अमेरिकन कंपनीज को भी ज्यादा मार्केट एक्सेस मिल सकता है भारत में और भारतीय कंपनीज को भी यूएसए में ज्यादा मार्केट एक्सेस मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन श्रृंगला जी, भारत के पूर्व विदेश सचिव और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत, अमेरिका और भारत के रिश्तों पर विस्तार से ये जानकारी देने के लिए। और कुछ ही देर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हो रही है। देखना है कि दोनों देशों के रिश्ते अब यहाँ से आगे किस ओर बढ़ते हैं।
और हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा ने बातचीत की थी पूर्व विदेश सचिव से। उन्होंने बहुत सारी जानकारी भारत और अमेरिका के रिश्तों पर दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप ने टैरिफ को लेकर के ऐलान कर दिया। किसी देश का नाम नहीं लिया है, टैरिफ नीति पर ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए। किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि जो जैसा करेगा हम उसके साथ वैसा करेंगे, यानी जो जैसा चार्ज लगाएगा हम वैसा ही करेंगे। डॉक्टर भरत बरई साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर बरई साहब, स्टूडियो में जो पैनल है हमारा, वो ये कह रहा है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि भारत को इससे राहत मिलेगी। आपका क्या अनुमान है सर? डॉक्टर भरत सर, आपने म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट करके बोले तो आवाज आ जाएगी शायद। मेरा ख्याल है कि भारत देश को वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो दूसरे देशों को मिलती है। हाँ। लेकिन इफ माय नंबर्स आर करेक्ट, अमेरिका 2.2% ड्यूटी लगा रहा है और भारत 9.2% ड्यूटी लगा रहा है, तो उसमें एडजस्टमेंट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। इतना कोई बड़ा ड्यूटी नहीं लगेगा भारतीय सामान पर। तो ये राहत की बात है अब आने वाले कुछ वक्त के लिए, आने वाले कारोबार के लिहाज से। और अगर राहत की बात है तो कितनी राहत की बात है सर? अगर इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं डॉक्टर भरत बरई साहब। नहीं, मेरा ख्याल है कि राहत में तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उन्होंने बताया है कि आप जितनी ड्यूटी लगाते हैं उतनी लगाएंगे, लेकिन उसमें ये बात साफ नहीं है। देखो, हम टेस्ला कार इंपोर्ट करते हैं या हम आईफोन इंपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत जो चीज एक्सपोर्ट करता है उस चीज पर कितनी ड्यूटी है? टेस्ला पर तो 80% ड्यूटी थी, ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन हम तो टेस्ला एक्सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये जो बताया उन्होंने कि हम रेसिप्रोकल ड्यूटी लगाएंगे, लेकिन उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फ्लैट ड्यूटी लगाएंगे कि हमारा 9.2% है, तुम्हारा 2.2% है, तो आपकी सभी चीजों पर 9.2%, वो क्लैरिफिकेशन आएगा तब मालूम पड़ेगा कि उसकी असर कैसे होगी। अच्छा सवाल है सर आपका, और आपका अनुमान भी ठीक है कि उसको कैसे क्लियरफाई करेंगे। उमाशंकर, पहले मैं आपसे पूछूं कि वो अच्छा सवाल उठाया उन्होंने, कैसे क्लियरफाई करेंगे? कुछ पर कम है, कुछ पर ज्यादा है, तो कैसे वो तय करेंगे? जैसा कि हम अपने दर्शकों को पहले बता रहे थे कि 80% ऐसी चीज़ें हैं अमेरिका से आने वाली जिसमें 20% से कम टैक्स लगता है, और 4% ऐसे आइटम है जिसमें 30% से अधिक टैक्स लगता है। तो एक एवरेज निकाल के करेंगे तमाम गुड्स का, हाँ बिल्कुल, या कैसे करेंगे? हाँ। और दूसरी बात यह है कि वो भी अच्छा, अब क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात कर दी है तो उसके दायरे में सभी देश आएंगे। बात यही हुई कि नेगोशिएशन के जरिए कैसे इसके इम्पैक्ट। अच्छा, एक चीज मैं आपसे नियम समझना चाहता हूं। अभी जो खबर है उसके मुताबिक टैरिफ पर हस्ताक्षर कर दिए उन्होंने, तो इसका मतलब यह है कि वो नियम बन गया वहां पर? जी। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जितना हम लगा रहे हैं उतना ही वो भी लगाएंगे, जो भी हस्ताक्षर किया है तो। जी, ये क्लियर हो गया। ऑर्डर राष्ट्रपति का है। ये तो कांग्रेस में भी चैलेंज नहीं हो सकता। ओके। और इसको कोई बदल नहीं सकता। ओके, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब निगोशिएशन के जरिए कैसे इसमें एक सामंजस्य स्थापित किया जाए और कैसे इसको बाधा को एक अवसर के तौर पे बदला जाए, ये अब मुलाकात में नजर आएगी। और उसके बाद जो नतीजे निकल कर सामने आते हैं उसमें, और जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, चाहे वो हम न्यूक्लियर एनर्जी वहाँ से, रिएक्टर वहाँ से लें, तेल वहाँ से खरीदें, कैसे हम कंपनसेट करें जिससे अमेरिका को ये लगे कि जो टैक्स के तौर पे भारत ज़्यादा हमसे ले रहा है या जो ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में झुका हुआ है उसको कैसे बैलेंस करें। जैसे कि केस बाय केस ले सकते हैं, कितनी कमोडिटीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं, कितनी वो हमें एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर केस बाय केस लेंगे तो 2.5% दोनों कंट्रीज़ का होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है एक फ्लैट रेट 5% लगा दिया जाए, 6% लगा लिया जाए। और इंडिया का क्या है कि इंडिया जो है एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है, इंडिया जो है उनको ऑटो सेक्टर टेस्ला को इंपोर्ट करेगा, तो ये इसका भुगतान कहाँ जाएगा? आगे जो एक्स्ट्रा करेगा। सबसे बड़ी बात है कि भारत जो है अमेरिकी IT का इतना बड़ा बाजार, भारत बहुत बड़ा इतना बड़ा बाजार देता है जो कि चीन नहीं देता है। नहीं देता। तो जब अगर अमेरिका में कोई तुलना कर रहे होंगे ट्रंप के सलाहकार, तो शायद वो ये बात को भूल रहे होंगे कि 30% टैक्स जो 30% जो ट्रेड डेफिसिट जो चीन के साथ है, उसके साथ ये भी जोड़ के देखें तो क्वांटम बढ़ जाता है कि कैसे वहाँ का बाजार अमेरिका के लिए वैसे उपलब्ध नहीं है जैसे चीन के लिए अमेरिका का बाजार उपलब्ध है। भारत का बड़ा बाजार अलग अलग सेक्टर के लिए अमेरिका के लिए उपलब्ध है, तो वो भी कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। तो निगोशिएटिंग टीम को ये देखना मैं पड़ेगा। एक बात आपसे समझना चाहता हूँ, और ये बार बार ये मंच पर कहा गया कि जब से मोदी और ट्रंप की जो जोड़ी है, इनकी केमिस्ट्री अपने आप में अलग है, वो हर बार दिखता है। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो भी बेहतर होगा वो भारत के हित में होगा? उसका कारण ये है कि भाई हस्ताक्षर तो हो गए,
लेकिन जो भी अब जो जैसा बर्ताव वैसा कि वो नीति ला रहे हैं, तो कम से कम बेहतर स्थिति हो। और हम जरूरत है अमेरिका की, भाई जितनी जरूरत हमें, उनकी जरूरत उतना हमें भी है, तो हमें दोनों दूसरे की जरूरत भी है। उसमें क्या नेगोशिएशन होगा, क्योंकि मोदी भी व्यापारिक लिहाज से बहुत बेहतर सोचते हैं और कई बार दिखाई है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। मैं आप ही के पॉइंट को सेकंड करता हूं कि मोदी जी इज एन एक्सीलेंट नेगोशिएटर जस्ट लाइक ट्रम्प, और ट्रम्प तो इसी में पैदा हुए हैं। वो ही इज नोन टू नेगोशिएट अ बिल्डिंग विच इज $100 million फॉर 50। दैट्स हाउ ही मेड हिज मनी। और मोदी जी ने भारत को बहुत अच्छे से प्रोपोगेट किया है, बहुत अच्छे से उसे ग्लोबल मंच पे रखते हैं। लेकिन एक बात है, मैं इस बात को फिर मानता हूँ, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री इतनी अच्छी है। और देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य में एक दो छोटी चीज़ों को छोड़ दें, जैसे कि लीगल इमिग्रेशन जिस पे हम बात कर सकते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग, उसको छोड़ दीजिए, तो भारत के जो लोग हैं वो वहाँ पे ऐसे इंटीग्रेटेड हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टैक्स पेयर पीपल, बिल्कुल टैक्स की चोरी नहीं करते। इसमें भी भारत की केमिस्ट्री दिखी और इसको स्वीकार किया। हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, जो वहाँ का एथनिक एनवायरनमेंट है, जो फाइबर है, उसके अंदर भारतीय मूल के लोगों की 90% टाइम बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है। इसी वजह से भारत के मूल के लोगों को अगर वेवर मिले तो वहाँ की पब्लिक को कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात, जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिकली अगर आप देखें तो भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है चाइना को काउंटर करने के लिए। आप अकेले गेम खेल ही नहीं सकते। अमेरिका को इस टाइम बहुत अच्छे अलाइज चाहिए, और भारत से अच्छा अलाइज इस एरिया में नहीं मिलेगा, और भारत को कुछ ना कुछ उसे देना पड़ेगा। और जैसे इन्होंने बताया, कुछ रूम है जिसमें हम लोग इंपोर्ट, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, हमारी एनर्जी हो गई, प्लास्टिक हो गई, मैटर ऑफ फैक्ट सेमीकंडक्टर की अगर आप बात करें, जो हाई एंड, मैं इस बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखता हूं बिकॉज ऑफ एआई, वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर एनवीडिया है। एनवीडिया एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, आर्किटेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, वो TSML करता है, ताइवान सेमीकंडक्टर। और ताइवान सेमीकंडक्टर जो मशीन बनाती है उसका नाम है ASML, वो डच कंपनी है विद अमेरिकन सॉफ्टवेयर। अब वो कंपनी का एक सेकंड सब्सिडरी वर्ल्ड में खुलने की बहुत पुश है, और हो सकता है अगर वो इंडिया में आए, इट विल बी अ ब्लेसिंग। इट इज सपोज टू क्रिएट 250,000 न्यू जॉब्स जस्ट फ्रॉम द ASML मल्टी। तो सेमीकंडक्टर्स की बहुत ग्रोथ है। और एक पॉइंट में आपने जो मुझे क्वालिटी जॉब से पूछा था, AI के वजह से ये एंटिसिपेटेड है 170 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी बाय 2030 एज ऑफ टुडेज डाटा। ये डाटा शायद कम है 2030 में, 2030 तक। और कितनी जॉब्स जाएंगी, दैट इज 92 मिलियन। और इसका मतलब नेट ग्रोथ होगी 78 मिलियन न्यू जॉब्स बाय 2030, अगर अभी की ग्रोथ 35% CAGR पे रहे, जो कि और ज्यादा हो सकती है। देश का युवा सोच रहा है कि अच्छी बात कर इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि सारे एल्गोरिदम्स कोडिंग इंडिया में मोस्ट एफिशिएंट कॉस्ट पे हो। उमाशंकर, एक बात मेरे जहन में आ रही है। प्रधानमंत्री का एक भाषण था और वो US दौरे पर ही था। उन्होंने कहा था कि जिस कंप्यूटर पर हम काम करते हैं उसको बनाया भारतीय ब्रेन ने, जिस सिस्टम को हम आगे बढ़ा रहे हैं उसको बनाया भारतीय ब्रेन ने। तो मेरा एक सवाल ये भी है कि जब सारा कुछ भारतीय ब्रेन के हिसाब से चल रहा है, भले वो अमेरिका में चल रहा है, भले गूगल अमेरिका में चल रहा है, लेकिन CEO तो भारतीय हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय लीड कर रहे हैं, उस ब्रेन को लेकर के इस पूरे दौरे में या इस सोच में क्या फर्क आपको नजर आता है कि उस ब्रेन का इस्तेमाल हम कैसे आगे करेंगे? ये देखिए, ये प्रधानमंत्री का भाषण था कि उंगलियां जिस पर चलती वो भारतीय ब्रेन है। तो अगर हमने देखा है कि एलन मस्क का अगर H1B वीज़ा को लेकर नरम रुख रहा है, तो उसके पीछे की बड़ी वजह ये भी है कि उनको पता है कि अगर अमेरिकन ब्रेन आना बंद हो गया या कम हो गया तो असर उनकी इंडस्ट्री पे पड़ेगा। तो इसीलिए, क्योंकि जब इतने कठोर और कट्टर नियम लेके चल रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट की नीति लेके चल रहे हैं, अमेरिकन के लिए रोजगार गारंटी करने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ H1B वीज़ा, अगर आंकड़े की बात करें तो 2023 में तकरीबन 3,86,000 H1B वीज़ा जो है वो निर्गत हुए, जिसमें से 70% के आसपास इंडियंस को मिले, और उसमें से 65% जो हैं वो 65% अमेरिका के IT सेक्टर में काम करते हैं। ओके, तो ये जो है अमेरिका इस बात को भी समझता है, और ऐसे मौक़ों पर आके वो थोड़ा शांत हो जाता है। अगर हम ट्रेड की बात कर रहे थे तो हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में जब ट्रंप का पहला कार्यकाल चल रहा था और प्रधानमंत्री मोदी भी अपने पहले कार्यकाल में थे, तो 2018 से लेकर 2023 तक जो अभी 190 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है इंडिया और अमेरिका का है, इसमें जो पिछले 18 से लेके अभी 23 तक जो बढ़ाव हुआ है वो 40% US के पार्ट पे हुआ है। यानी कि ट्रेड जो बढ़ा है उसमें अमेरिका का कंपोनेंट तकरीबन 40% बढ़ा है। तो ट्रेड इम्बैलेंस से ट्रेड बैलेंस की तरफ थोड़ी धीमी गति से सही बातें आगे जा रही हैं,
लेकिन ट्रंप थोड़ा ज़्यादा जल्दी में दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव में बढ़ चढ़ के बहुत सारे वादे किए हैं और उनको ये दिखाना है कि उन्होंने सिर्फ वादे नहीं किए, उनको अमल करने पे भी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा तेज़ी में है। लेकिन जो हमारी निगोशिएटिंग टीम है, जैसा कि जयशंकर जो कि विदेश मंत्री, उन्होंने कहा था कि आउट ऑफ सिलेबस भी जो बात आएगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अमेरिका तो आउट ऑफ सिलेबस जो है, ये जो अभी का स्टेटमेंट या जो अभी साइनिंग हुआ है, ये एक तरह से आउट ऑफ सिलेबस ही है। तो लेकिन भारतीय निगोशिएटिंग टीम जो है उसकी इतनी काबिलियत और इतनी पुख्ता तैयारी है कि चीज़ें सेटल होंगी। 2-4 घंटे की बात है। जी, ट्रेड इन सर्विसेज के बारे में हम बात कर लें। 2000 में इंडिया सिर्फ $58 बिलियन का ट्रेड इन सर्विसेज करता था। आज जो है $341 बिलियन का ट्रेड इन सर्विसेज कर रहा है, जिसका 67% यूएस के साथ है। और गोल्डमैन सैक की अगर हम रिपोर्ट पे बिलीव करें तो वो कहता है 2030 तक इंडिया का ट्रेड इन सर्विसेज $800 बिलियन का हो जाएगा। तो ये जो है 67% जो है सिर्फ 3 कंट्रीज़ में कंसंट्रेटेड है, यूएसए, यूके एंड जापान। और उसके बाद जो है यूके और जर्मनी में जाता है, तो ये फ्रांस और जर्मनी में जाता है। तो अब अगर ट्रेड इन सर्विसेज बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका की हाई एंड टेक्नोलॉजी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है जी। अगर हम स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं तो सर्विसेज जो हैं वो टॉप पे पहुंच जाती हैं। 78% एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज सेक्टर में यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ का है। उसमें इंडिया का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, शायद इसको हम पूरी तरीके से ट्रेड इन सर्विसेज को अभी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। हमको इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। और आईटी, H1B वीज़ा अगर ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो एक तरीके से अपने ही कंट्री की ग्रोथ को चोक कर रहे हैं। मतलब उनके दे आर चोकिंग। लेकिन उमाशंकर ने जो आपने आंकड़ा दिया कि 2023 में 75% भारतीयों को मिला और उसमें 65% लोग आईटी में जॉब करते थे। तो ये तो बड़ी बात है। अगर इसको इसमें और थोड़ा बेहतर करें इसको तो शायद उनको और लाभ मिल सकता है अमेरिका के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना कि जो भारतीय मूल के लोगों की अगर बात करें तो भारतीय मूल के लोग, अगर आप सही कर सकते हैं, मैं गलत हूं तो, पहले डेमोक्रेट्स के पीछे होते थे ज़्यादातर। जब से प्रधानमंत्री मोदी आए और जब वो बाहर जाकर भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करने लगे, चाहे वो मेडिसन स्क्वायर में हो या फिर हाउडी मोदी जो है वो 2019 में हुआ ह्यूस्टन में, जहाँ मैं मौजूद था। बहुत सारे इंडियन से मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि आपको क्या मिल रहा है। बोला एक तो हमें पहचान मिली है और हमें हमारा जो स्वाभिमान है उसको एक जगह मिली है, और कुछ मिले ना मिले। तो जो भारतीय डायस्पोरा वहाँ पे जो कि 52 लाख के आसपास आज की तारीख में है, तो एक बहुत बड़े प्रेशर ग्रुप के तौर पे भी वहाँ पे काम करता है और अलग अलग सेक्टर में उसका योगदान तो है ही। तो ऐसे में जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात को इग्नोर करके नहीं चल सकता। और ये जो एक ही डंडे से सबको हाँकने की जो कोशिश हो रही है, जो स्टेटमेंट के जरिए दिख रहा है, उनको कहीं ना कहीं एक फाइन बैलेंस, फाइन ट्यून करना पड़ेगा और निगोशिएशन के ज़रिए उसको सुलझाना पड़ेगा। और भारत, जैसा कि लगातार हम लोग बात करें कि भारत इतना बड़ा बाज़ार है, इतने सारे मौके हैं, इतना ज़्यादा मैन पावर है, इतने ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, तो ऐसे में वो बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चल सकते और उनको एक म्यूचुअल एक कंडीशन पर आकर इस मामले को सुलझाना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर भरत बरई साहब, बाकी सब पैनल को आप सुन ही रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आने वाले वक्त में भाई वो तो जो हस्ताक्षर हो गया वो हो गया, जो नेगोशिएशन होगा वो होगा, आगे उसको देखा जाएगा। लेकिन भारतीय ब्रेन, जो कि प्रधानमंत्री लगातार ये कहते हैं कि भारतीय ब्रेन दुनिया में बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है, तो इसको लेकर के आगे आने वाली स्थिति में आपको क्या लगता है कि हम और कैसे बेहतर उसको कर सकते हैं? देखो, हमसे बात कर रहे हैं, आप देखें तो 6-8 महीने पहले ट्रंप ने क्या बोला था कि जो भारत के विद्यार्थी आते हैं और टेक्निकल एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री या पीएचडी हो तो उनको सीधा ग्रीन कार्ड दिया जाए। अब वो इतना इजी नहीं है क्योंकि कांग्रेस को ये लॉ पास करना है। लेकिन आप देखें तो इलान मस्क कैसे आए थे अमेरिका में, एक विद्यार्थी के नाते। F1 वीज़ा पर आए थे, 20 कलाक काम करते थे जब वो पढ़ते थे और धीरे धीरे इतने आ गया। तो वो देख, इलान मस्क खुद जानते हैं कि F1 वीज़ा पर जो आते हैं फिर ग्रीन कार्ड मिलता है, फिर सिटीजन होते हैं, कितने यूजफुल हैं। अब सिलिकॉन वैली में आप देखें तो 2/3 ऑफ द पीपल हु आर देयर, दे आर ऑन H1B वीज़ा और दे हैव कम थ्रू H1B वीज़ा। तो हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन सेनेटर हैं उनको बता रहे हैं
कि आपका जितना कोटा है इमिग्रेशन का, लीगल कोटा, तो आप मेरिट पर दीजिए। जो लोग अमेरिका की इकोनॉमी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको दीजिए। अगर ट्रम्प मान गए और रिपब्लिकन सेनेटर कांग्रेसमैन तो मान रहे हैं, तो भारत के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रीन कार्ड मिलेगा और जो लोग लाइन में खड़े हैं उनको भी मिल जाएगा। आपने जो बताया था कि पहले टू थर्ड लोग डेमोक्रेट थे, मेरा ख्याल है कि लास्ट इलेक्शन में जो 30 साल से ऊपर वाले थे उनमें से 80% लोगों ने ट्रंप को वोट दिया। करेक्ट, ओके। उसके there are many reasons, and one of them was his statement about Bangladeshi Hindus. क्योंकि बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार किया गया उसके सामने ट्रंप साहब बोले, ओपनली स्टेटमेंट दिया, दैट कन्वर्टेड लॉट ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ ट्रंप। बड़ी बात कह रहे हैं डॉक्टर भरत बरी। आप सर कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि इन्होंने बताया, उनके इलेक्शन का मैंडेट में भी और जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उनका एक क्लियर कट कहना है कि अमेरिकन इंटरेस्ट में इस टाइम लीगल इमिग्रेशन टैलेंट बेस्ड है, कंट्री बेस्ड H1B को हटाना चाहिए। हर कंट्री का एक कैप है, इक्वाडोर का भी कैप है, उसका भी कैप है, ये नहीं चलेगा। हमें जो डिमांड में चाहिए, जो IT के प्रोफेशनल भारत से चाहिए, उसके अंदर उसकी मात्रा हमें बढ़ानी चाहिए, और वो जो 3 लाख के करीब का रखा है उसको हमें एक्सपैंड करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि डबल चेक और ट्रिपल चेक करना चाहिए। एक पॉइंट मैं आई थिंक वी आर मिसिंग इन द पिक्चर, कि जो स्टूडेंट वीज़ा की ये बात कर रहे हैं उसके अंदर कई ऐसी कंट्री, स्पेशली चाइना, पता नहीं आप कितना कोविड के दौरान मैंने इसको बहुत फॉलो किया, टेक्नोलॉजी स्टील हो रही थी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, जो PhDs कर रहे थे। ऐसे ऐसे लोग थे जो एक PhD कर रहे हैं उसी में दोबारा कर रहे हैं, और अंडर कवर और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को उधर ले, जैसे टेस्ला की कई टेक्नोलॉजीज इधर उधर की। तो जो इमिग्रेशन सिस्टम है इंक्लूडिंग लीगल, उसका रिवैम्प होगा, उसमें डबल चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगे। तो ये ओवरऑल इंडियंस के लिए बहुत अच्छा होगा जो लीगल प्रक्रिया से आना चाह रहे हैं। और मुझे ये क्लियरली दिख रहा है, बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ AI ML एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, ये टैलेंट की नीड एक्सपोनेंशियली ग्रो की। अभी इन्होंने जो 800 बिलियन का ट्रेड का बताया, उसमें ना तो क्लाउड कंप्यूटिंग का नेक्स्ट जनरेशन है, ना AI ML है, ना क्वांटम कंप्यूटिंग है, जिसको 300% ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करें अगले 4 साल में। तो ये नंबर वुड बी वेरी बिग, लाइक प्रॉब्ली $2 to 3 ट्रिलियन। अगर जो आप रिपोर्ट बातें ने पढ़ी है वो रिपोर्ट, ठीक है, तो दिस इज ह्यूज। तो इंडिया के प्रोस्पेक्ट में मुझे बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है म्यूचुअल कोलैबोरेशन की। ये जो टेक्नोलॉजी स्टीलिंग की बात करी, टेक्नोलॉजी की चोरी चाइना ने कैसे किया है, वहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वहाँ पे US की यूनिवर्सिटीज़ में होता है। करेक्ट। और वहीं पे जो है ये ज़्यादा स्टे करते हैं चाइनीज़ स्कॉलर्स, डबल ट्रिपल PhD करते हैं, वहाँ से टेक्नोलॉजी चुरा के ले जाते हैं। आज के दिन में हमारे 3.5 लाख इंडियंस जो हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इंडियन में ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी चोरी करें, बल्कि दे आर अंडरस्टैंडिंग अमेरिका एज देयर सेकेंड होम। और एक बात, एक बहुत बड़ी लॉयल्टी का एक सिंबल है जिससे अमेरिकन जो इनको एम्प्लॉय किए हैं उनको मालूम है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, इलेक्शन रैलीज में मैं खुद भी गया, उन्होंने क्लियरली बोला था जो लोग PhDs अमेरिका में ग्रेजुएट कर रहे हैं उनको तुरंत काल से 6 महीने में ग्रीन कार्ड देना चाहिए। इट्स नो ब्रेनर। और वो बात बिल्कुल सही है। जिसने मास्टर्स की है उस एरिया में जिसमें हमें नीड है, उनको भी एक्सपेडिटेड ग्रीन कार्ड दें। तो दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग देयर। ठीक है उमाशंकर, ये इन सब के बीच में जो युवा हैं उनके जहन में एक सवाल और आता होगा कि जब इतना अच्छा ब्रेन है हमारा, तो हम इस पर काम क्यों नहीं कर सकते कि जब गूगल अमेरिका में बन सकता है तो एक गूगल इंडिया में भी क्यों नहीं बन सकता? देखिए, ब्रेन ड्रेन की जो बात है वो बहुत सालों से कही जा रही है, उस पर जो यहाँ पे काम किए जाने की ज़रूरत है वो एक बिल्कुल अलग दिशा में बह चली जाएगी अगर हम उस पर जाएंगे। तो अभी मसला ये है कि जो भारत में यहाँ से गए हुए लोग हैं, और जो मैं बात उस समय बीच में मैं कहीं और मैं भी बह गया था, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि जो डेमोक्रेट्स के पीछे इंडियन ओरिजिन के लोग होते थे, उनमें से अधिकतर जो है वो शिफ्ट हो गए हैं रिपब्लिकन्स की तरफ, और रिपब्लिकन्स से अपना नाता उन्होंने जोड़ा है। तो ऐसे में इसकी अहमियत भी उनको समझ में आ रही है,
और भारत का जो टैलेंट है वो भी उनको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं फिर से एक बात ये कहूँगा कि क्योंकि उनको ये लगता है कि जिस तरह के वादे करके वो सत्ता में आए हैं, उनको बहुत ही एक फोर्सफुल तरीके से अपने इस इमेज को रीएस्टैब्लिश करना है कि उन बातों को, उन वादों को उनको पूरा करना है। अमेरिका के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए पैसा जुटाना है, अमेरिकियों के लिए नौकरी। अगर H1B वीज़ा की बात करें या इलीगल इमिग्रेंट्स की बात करें, वो क्यों करें ये सब? उनको ये दिखाना है कि देखिए अमेरिका फर्स्ट का जो उन्होंने नारा दिया है उसमें अमेरिकियों के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। अभी 7 लाख के आसपास का डाटा बताया गया है कि भारतीय अवैध रूप से वहाँ रह रहे हैं, लेकिन 18,000 जो है वो अपना मुकदमा जो हार चुके हैं। ये तो बयानों के जरिए या मेरे ख्याल से अभी सबसे कम है 2% लगभग, लगभग 2%। 12 अभी क्योंकि अभी बहुत कम बचे हुए हैं, तमाम सारी रिपोर्ट में कहा गया 1 करोड़ 20 लाख है करीब। मैं ये बता रहा हूँ कि रिपोर्ट्स के जरिए बात आई कि 7 लाख वहाँ पे अवैध हैं, जिनमें से 18,000 को डिपोर्ट होना है। लेकिन जो राजनयिक तौर पे, सरकारी तौर पे जो जानकारी अमेरिका की तरफ से भारत को दी गई है वो है कि 487 जो डिपोर्टेशन लिस्ट में है, अभी सिर्फ 487 हैं। उनमें से 298 की जानकारी भारत के साथ साझा कर दी गई है। उन 298 का वेरिफिकेशन चल रहा है कि किस गांव के हैं, किस शहर के हैं। जब वो तस्दीक हो जाएगी, भारत अपनी तरफ से कह देगा। और भारत ने पहले ही एक पॉलिसी लेवल पे ये घोषणा कर दी है कि जिसकी तस्दीक हो जाएगी कि भारतीय है और अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहा है, वो भारत उसको वापस लेने को तैयार है। बात है कि जंजीर में बांधा जाए कि नहीं बांधा जाए, हथकड़ी लगाई जाए कि नहीं लगाई जाए, ये इस तरह का अमानवीय व्यवहार ना हो, इसको लेकर भारत अमेरिका को इंगेज कर रहा है। लेकिन अमेरिका अपनी उसी नीति की दुहाई देता है कि हम तो हर किसी के साथ इसी तरह से पेश आ रहे हैं, हमारा नियम कायदा जो है वो ये कहता है। वो एक अलग मसला है। लेकिन बात यही है कि जो भारत का पोटेंशियल है और जिस तरीके से भारत और अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे आगे बढ़े हैं, वैसे में भारत को नज़रअंदाज कर अमेरिका के लिए चलना मुश्किल होगा। जहां तक चाइना को बैलेंस करने की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पार्टनर है क्वाड की, जो इस बार समिट होनी है वो इंडिया में होनी है। अक्टूबर के आसपास वो समिट होनी है। और एक खबर और है कि प्रधानमंत्री ट्रंप को न्योता भी दे सकते हैं भारत आने के लिए क्वाड के लिए। जी बिल्कुल, जब शिखर सम्मेलन होगा तो उसमें क्वाड के चारों राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो मिलेंगे, तभी वो संभव होता है। तो इसलिए अक्टूबर में जो होना है उसमें राष्ट्रपति ट्रंप का आना तय है। अब बात यह है कि जब क्वाड यहाँ पे हो रहा है और एक बहुत अहम ये जो मौका होगा भारत के लिए होगा। और एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि क्वाड का तो जो कंसेप्चुलाइज है वो बहुत पहले कर लिया गया, 2004 के आसपास कर लिया गया। लेकिन इसको विदेश मंत्री स्तर की जो इसका जो ढांचा बनाया वो ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान ही बना, 2017 में। और बाइडेन प्रशासन ने फिर बाइडेन ने इसको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे फ्रेमवर्क बनाया। उसके बाद मीटिंग जो है क्वाड के राष्ट्राध्यक्षों की होनी शुरू हुई। तो ऐसे में जिस क्वाड की अहमियत को खुद ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में समझा, और जो इस बात को भी समझ रहे हैं कि चाइना को बैलेंस करने के लिए इस पूरे क्षेत्र में भारत की बहुत ज़रूरत है, आर्थिक रूप पे भी और रणनीतिक रूप में भी। तो ये सारे फैक्टर ऐसे हैं जो टैरिफ के चश्मे से कहीं आगे निकल गए। ठीक बात है। डॉक्टर में मैं अब अपनी बात कही, लेकिन मेरा एक सवाल इससे जुड़ा हुआ है। निवेश, जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं उसके बाद से जो एक भारतीयों को लेकर के उनके अंदर जो हौसला बढ़ा है जो विदेशों में, उसका जिक्र उमाशंकर ने किया। मेरा सवाल ये कि निवेश को लेकर प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा जोर रहा है कि भारत में निवेश हो, भारत में जॉब क्रिएशन हो, और आपने क्वालिटी जॉब क्रिएशन जोड़ दिया उसमें। अब क्या है कि टेस्ला के बाद आने की बात हो रही है, वो बाद में तय होगा कि आएगी या नहीं आएगी। लेकिन इस कोशिश के बावजूद, बहुत कोशिशें हुई, लेकिन वो निवेश नहीं आ पाया जिसकी जरूरत लगती है, जो पॉपुलेशन है इंडिया की। अभी क्या आपको लगता है कि इसके बाद और वो बेहतर होगा? जी, मुझे लगता है बिल्कुल बेहतर होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप फाइनेंशियल एनालिटिक्स में जाएं पीछे, तो 2022 तक काफ़ी मंदी थी फाइनेंशियल मार्केट्स में यूएस के अंदर। 23 ने अच्छी गति पकड़ी, तो लोगों ने जो म्यूचुअल बॉन्ड्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में पैसा रखा था, सीडीज़ में रखा था, वो निकाल के मार्केट में डाला। सबसे पहले यूएस की मार्केट में आप ग्रोथ देखिए, 2023-24 में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, लेकिन मेगा कैप्स की, एप्पल, अमेजॉन, एनवीडिया आप उठा लीजिए, गूगल, जो बिग कंपनीज हैं। उसके बाद मिड कैप में लोग डाइवर्सिफाई हुए, वहाँ पे ग्रोथ देखी। उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई। तो इस वजह से वो मनी डाइवर्सिफाई नहीं हो पाया। लेकिन पिछले 4 महीने में जो मनी आने के इंडिकेशंस हैं ईटीएफ्स के, इवन बिग प्लेयर्स के, वो बढ़ रहे हैं भारत की तरफ। और ख़ासतौर पे जैसे ही हमारी लीडरशिप, जब से मोदी जी वापस जीते हैं, कॉन्फिडेंस आया गवर्नमेंट के अंदर और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। आप देखेंगे ये होगा।
लेकिन मैं एक बात, आपने जो पॉइंट टच किया था वो बहुत क्रिटिकल है। कहीं ना कहीं हम लोग उस बारे में भूल जा रहे हैं, जो कि है इलीगल इमिग्रेशन फ्रॉम इंडिया। मैं पर्सनली 100 से 150 लोगों से मिला हूँ जो 75 लाख रुपए देकर मैक्सिको से क्रॉस करके आते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ध्यान से सुनिए, उनके मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं अपने पर्पस के लिए, और वो मेरे रिकॉर्डेड हैं। यहाँ वहाँ के लोकल चैनल पे मैंने इस पे बात भी की है। उनको ऐसे सुनहरे ख्वाब दिखाए जाते हैं कि आप मिलियनर बन जाएंगे, आपके पास 20 गैस स्टेशन आएंगे। 10-10 साल वो पेट्रोल पंप कर रहे होते हैं, $2 $3 बचा पाते हैं। इट टेक्स देम डेकेड्स टू पे दैट 75 लाख बैक। तो कहीं ना कहीं मुझे अपील है लोकल लोगों से, गवर्नमेंट से, सिविल सोसाइटी से, ये जो नेक्सस बन रखा है जो लोगों को प्रमोट करता है कि अपना ट्रैक्टर बेचिए, ज़मीन बेचिए, मैक्सिको से आइए, इस पे कहीं ना कहीं आई थिंक NGOs को, सिविक सोसाइटीज़ को अवेयरनेस फैलानी चाहिए। पूरी फैमिलीज डेवेस्टेट हो जाती हैं। तो मैं सब दर्शकों को प्रार्थना करता हूँ, प्लीज़ किसी के झांसे में मत आएँ, खुद रिसर्च करें और लीगली अमेरिका आएँ। अमेरिका इज़ वेलकमिंग यू। इस बारे में जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जब पार्लियामेंट में अपना बयान दिया तो खास तौर पे इस बात पे जोर दिया कि इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर पे जो एजेंट यहाँ से ले जाते हैं उस ढांचे को तोड़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल, उस पर कड़े प्रहार की ज़रूरत है। हम सब लोग ये जानते हैं कि 50 लाख रुपए में, 70 लाख रुपए में, कोई 90 लाख रुपए दे के जाता है इस उम्मीद में कि शायद वहाँ पे महीने की कमाई जो है वो 1.5 लाख रुपए बेच देते हैं, घर बेच देते हैं लोग, घर, ट्रैक्टर, ज़मीन, कर्जा, माफिया से कर्जा लेके आते हैं और उनकी फैमिली को थ्रेट्स होते हैं। मैं मिला हूँ ऐसे, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एडिक्शन में चले जाते हैं। मैंने इलाज किया है। अभी एक जानकारी आई कि रूस में कुछ भारतीय गए आर्मी से 100 के आसपास, और वहाँ पे उनको आर्मी में लगा के मोर्चे पे भेज दिया गया। 1 साल पहले ये क्या दिखाता है? अच्छा, उसमें जब लोग फंसे तो उसके बाद उनके परिजनों ने या फिर उन्होंने खुद मॉस्को में दूतावास में संपर्क किया, या बहुत सारे परिजनों ने यहाँ पे विदेश मंत्रालय को संपर्क किया, और उनमें से बहुतों की वापसी जो है वो हो चुकी है। ये मसला ये बताता है कि कैसे लोग अपनी जान पे खेलकर और अपने पैसे झोंक कर जाते हैं, और वहाँ जाकर ऐसे काम में झोंक दिए जाते हैं जिसमें उनकी जान क्यों बनाती है। तो यही एक बात जो है वो बताता है कि परिप्रेक्ष्य में भी लागू होती है कि आप इलीगली जाते हैं और उसके बाद जब फंसते हैं वहाँ पे तो फिर उसके बाद आप सरकार के पास। गुजराती फैमिली फ्रोज टू डेथ बाय क्रॉसिंग द बॉर्डर, ये न्यूज़ था। अ फैमिली, ये अपने आप में बहुत डराने वाला भी है और ये समझने वाला भी है कि कम से कम इस तरह के कदम बिल्कुल बिना उठाएं। डॉक्टर जाकिर साहब, मैं एक बात और आपसे समझना चाहता हूं कि इस पूरे दौरे को अगर हम देखें प्रधानमंत्री के, तो अब से कुछ देर बाद ये मुलाकात होनी है, और क्या आपको लगता है कि आज ही वो निगोशिएट हो जाएगा या वक्त लगेगा अभी? देखिए, मैं इस दौरों को इंडिया के और US के रिलेशन को दूसरे चरण में देखता हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी अनाउंस नहीं थी तो लगता था कि बहुत कुछ इंडिया को लूज़ करना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत ही इत्मीनान हूँ कि ट्रंप ने एक पॉलिसी लगाई है कि जैसा आप लगाएंगे वैसा हम करेंगे। तो इसमें हमें काफ़ी रूम, स्पेस मिल जाता है कि हम अपने इश्यूज़ को सेटल कर सकते हैं, और आने वाले कल में हमारा जो है US का जो है एनर्जी मार्केट, डिफेंस मार्केट, टेक्नोलॉजी मार्केट, मैन पावर मार्केट इंडिया पे डिपेंड हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 ये है अदर इश्यूज जो है ग्लोबल में स्ट्रेटजिक इश्यूज हैं, जैसे उसमें आपका चाबहार आ जाता है, आईमेक आ जाता है, चाइना आ जाता है, इंडो पैसिफिक आ जाता है, और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जैसे कि बांग्लादेश का इशू आ जाता है, कश्मीर का इशू आ जाता है, और भी ऐसे मसले हैं जिसको हम ट्रंप के साथ शेयर कर सकते हैं और निगोशिएट करके इसको सेटल भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बहुत ही अच्छे होमवर्क की ज़रूरत है। हमें प्रिपेयर होना है, जैसे आपने बताया कि AI की क्या इम्पोर्टेंस है, क्वालिटी जॉब की इम्पोर्टेंस है क्या होगी, प्लस जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री थी, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं 2030 तक 5 साल में हमारा लेबर फोर्स जो है 1.1 बिलियन हो जाएगा। इसको कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमको अमेरिका फर्स्ट, मेक इन इंडिया, दोनों को कैसे एक साथ लेके हम दोनों कंट्रीज में जॉब एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन करेंगे। ये साझी जो है, ये जो डायस्पोरा है उसमें बहुत बड़ा रोल उनका है, और मैं समझता हूं कि ट्रस्ट डिफिसिट को हमको रिमूव करके एक ऐसे फोरम पे जाना चाहिए जहां पे दोनों कंट्रीज अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को साध सकें। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, और इस वक्त एक जो अहम खबर है वो यही है
कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर दस्तखत कर दिए हैं और यह कहा है कि जो जैसा टैरिफ चार्ज करेगा हम भी वैसा ही करेंगे। ट्रंप ने टैरिफ नीति पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और उसके बाद से यह कहा जा रहा है, यह माना जा रहा है कि भारत को इसमें बड़ी राहत मिल सकती है। इसको लेकर के तस्वीर कुछ वक्त बाद साफ होगी, लेकिन फिलहाल कहा यह जा रहा है कि राहत मिलने की उम्मीद है। ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी है। मुलाकात के मायने बहुत अहम है और लगातार हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हम चर्चा भी कर रहे हैं कि इस मुलाकात से क्या कुछ निकलेगा। बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में कैसे इन संभावनाओं को और ज्यादा आसान बनाया जाए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। डॉक्टर जाकिर साहब, मेरा सवाल वही था कि एक अलग अलग जो मुलाकातें हो रही हैं उन पर हम जाएं, उससे पहले 4 तस्वीरें इस वक्त आप देखिए। एलन मस्क के साथ मुलाकात, इसके अलावा वहां केनेसी के साथ मुलाकात, भारतीय समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात और गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया गया उस वक्त की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से संभावनाओं पर काम चल रहा है और आगे आने वाले वक्त में किस तरह से व्यापार बढ़े, कारोबारी रिश्ते मजबूत हों। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब से थोड़ी देर बाद आ जाएगा, क्योंकि ये मुलाकात होनी है। डॉक्टर जाकिर, मेरा सवाल वही है कि अभी जैसा अब लोग जिक्र कर रहे थे ऑयल को लेकर के, भारत ने भी संकेत दिया है कि हम तेल खरीदेंगे, लेकिन क्या ये संभव है? देखिए, अभी जो करंट हाल है उसमें 5% जो तेल इंडिया अमेरिका से खरीद कर रहा है, लगभग 5-6 बिलियन डॉलर का पिछले साल खरीदा है और 30% जो है लॉन्ग टर्म LNG का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और जो ट्रम्प की पॉलिसी है वो ये है कि अमेरिका में शेल गैस को प्रमोट करके इंटरनेशनल मार्केट में इंटर होना है। इसके लिए इसको मार्केट क्रिएट करना है और मार्केट क्रिएट करने के बाद जो है उसका पॉलिटिकल यूज़ भी करना है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जिस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का फिर से जो है यूज़ बढ़ रहा है दुनिया में, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात हो रही है, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर की बात हो रही है, कि उसमें भी हम जो है फिर से हम 2008 में हमने साइन किया था, तब से कुछ नहीं हुआ था। 2018 में भी फिर किया, कुछ नहीं हुआ। तो हम जो है 100 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी जो है 2047 तक लाने की कोशिश में है और पूरी दुनिया फिर से न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ आई है। तो ये 3 एनर्जी के फील्ड में हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है और क्लीन एनर्जी में भी हम कॉपरेशन कर रहे हैं। एनर्जी के फील्ड में जो है सोलर का जो चाइना का 80% डोमिनेंस वर्ल्ड में है उसको भी हम रिड्यूस करेंगे। इंडिया की एक्सपर्टीज़ है, मार्केट है और रिसोर्सेज है, ये सारी चीज़ें आनी हैं। लिथियम का यूज़ जो हो रहा है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो है, एनर्जी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपार्ट फ्रॉम डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। तो एनर्जी का एक बड़ा मुद्दा है जो ट्रम्प को बहुत ही प्रिय है, जिसे कहते हैं वो बहुत ही प्रिय मुद्दा है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फैक्टर मैं बताने जा रहा हूँ कि असल वार जो है अमेरिका और चाइना में टेक्नोलॉजी का हो रहा है। उसका एग्जाम्पल मैं ये दे रहा हूँ कि अभी डीप सीक जैसे ही लॉन्च हुआ, अमेरिका का स्टॉक मार्केट $1 ट्रिलियन डाउन हो गया और ये जो है 600 बिलियन डॉलर का नुकसान जो है और कंपनीज़ का हुआ है। और उसके बाद फिर जो अलीबाबा ने लॉन्च कर दिया। तो ये सारा जो है टेक्नोलॉजी की वार हो रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत जैसा एक मुल्क ऐसा हमको मिले जो एनर्जी में भी हमारा पार्टनर बने और टेक्नोलॉजी भी हमारा पार्टनर बने, और ऐसी जो है शायद और कोई मुल्क अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चल सकता है। तो भारत जैसा जो है सहयोगी नहीं मिलेगा। अगर ट्रम्प भारत के साथ कोई गलत काम करते हैं या जो है और के साथ हमको रखते हैं तो ये ट्रम्प की जो है शॉर्ट साइटेडनेस होगी, उसे हम मानेंगे कि उनका जो है पूरा विजन नहीं है कि भारत है क्या। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मिलियन म्यूटनीज इन ऑल डायरेक्शंस इज हैपनिंग। डेमोक्रेसी है, इंग्लिश है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विथ ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी का एक अलायंस है, कल्चरल एंड वैल्यूज़ का शेयर हो रहा है।
तो ये सारी चीज़ें जो है भारत के अलावा कोई दुनिया में उनको दे नहीं पा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी की जहाँ तक इन्होंने बात की तो भारत ने 2047 के लिए 100 गीगावाट का एक लक्ष्य तय किया है और इसके लिए 2033 तक 5 जो स्मॉल मॉडुलर जो रिएक्टर हैं वो लगाया जाना ये लक्ष्य तय किया है। अब इस मद्देनज़र अगर जब हम 2008 के न्यूक्लियर डील की बात करते हैं तो अमेरिका ने बहुत आगे बढ़कर भारत की मदद की, 1, 2, 3 अग्रीमेंट वगैरह सब कुछ साइन हुआ, लेकिन अमेरिका को इस बात का फ़ायदा नहीं मिला। और उसके बीच रोड़ा जो है वो है न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल, वो जो लॉ है उसमें, क्योंकि जो भी अगर कोई जैसे एक हादसा हुआ था भोपाल में, तो अब उस तरह का कोई हादसा होता है तो बहुत ज़्यादा मुआवजा उस कंपनी को देना पड़ेगा जो रिएक्टर लगाएगी। भारत ने उसके मद्देनज़र भी एक बहुत ही नरम रुख दिखाया है और उस कानून में बदलाव की भी बात की है ताकि छोटे रिएक्टर्स बनाने वाली कंपनी या देश जो हैं वो आकर यहाँ रिएक्टर लगाएं ताकि भारत का जो लक्ष्य है 2047 का वो पूरा हो और दूसरी तरफ उन कंपनीज को बिजनेस भी मिले, अमेरिका को भी बिजनेस मिले। तो जो अमेरिका से एनर्जी की बात हो रही है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का एक बड़ा, तेल के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी का भी एक बड़ा जो हिस्सा है वो है और इस मद्देनज़र भी इस मुलाकात में बातचीत जो है वो अहमियत रखती है। ठीक है डॉक्टर धीरज, मैं मैं आम आदमी की तरह एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो हमारे आम दर्शक हैं वो जो आप आंकड़े बता रहे हैं वो तो समझेंगे, लेकिन उनके जहन में एक सवाल है और ये है कि जॉब क्रिएशन कैसे होगी। उनके सामने जो पहली चुनौती है हिंदुस्तान के सामने वो ये है कि हम कैसे रोजगार कैसे पैदा हो। दूसरा ये कि जब निवेश आएगा, जैसे हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि अगर टेस्ला आए यहाँ पर तो उससे कम से कम जॉब क्रिएशन होगा, ये महत्वपूर्ण ये है कि और दूसरा हमारी इकोनॉमी बेहतर हो। इन दो चीजों के लिए आपको क्या लगता है कि इस बैठक से इन दो चीजों पर कुछ निकलता हुआ दिख रहा है आपको? जी हाँ, मैं 30 सेकेंड्स में एक ऐड करूंगा एनर्जी के ऊपर, क्योंकि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट, और उसके बाद आई विल कम टू द पॉइंट। अगर आप यूएस का एनर्जी कंजम्पशन देखें, नंबर 2 है वर्ल्ड में, 4.7 ट्रिलियन किलोवाट आवर है। और अगर हमारा डिस्क्रिप्शन देखिए तो अभी भी हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दे आर डोमिनेंट। नेचुरल गैस 31.8% है, पेट्रोलियम 26, कोल इज 17.8 विच इज द डर्टीएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्ट टू लेट यू नो। और रिन्यूएबल एनर्जी इज 12.7, न्यूक्लियर जिसकी ये बात कर रहे हैं 9.6। वाई एम आई कमिंग टू दैट? इस टाइम हॉटेस्ट मार्केट इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से 3 एरियाज के अंदर यूएस में चल रहा है। साइबर सिक्योरिटी, पेलेंटियर इज द टॉप कंपनी, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग विच इज द नेक्स्ट जनरेशन, एआई, एंड द फोर्थ इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। उसकी 3-4 कंपनियां, उनकी ग्रोथ 500% हो गई है पिछले 1 साल के अंदर, जस्ट टू गिव यू अ प्रोस्पेक्टिव। सो स्मॉल पोर्टेबल हाई एनर्जी प्रोड्यूसिंग क्लीन इज ओनली न्यूक्लियर। वो कंपनीज ग्रिड के साथ लगेंगी जहां पे हमारा डाटा सेंटर्स है, क्योंकि बहुत कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर एआई एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, और वो नेसेसिटी है। दैट आई जस्ट वांटेड टू पुट दैट पॉइंट क्रॉस। तो न्यूक्लियर एनर्जी की ग्रोथ इज कमिंग। नेक्स्ट थिंग इज द क्वेश्चन यू आस्क्ड मी अबाउट जॉब क्रिएशन। बिल्कुल ये आम आदमी की तरह सवाल बिल्कुल है। और जो इंडियन आम आदमी उसके सामने ये है सवाल कि भाई नौकरी को लेकर क्या होगा। हाँ, तो मैं आपको एक प्रतिपिक्ष में बताता हूँ। हर 6ठा या 5वां निवासी इस प्लैनेट का भारतीय है करेंटली। 1.5 बिलियन की हमारी देश की आबादी है। अगर आप देखें तो वर्ल्ड की आबादी का मतलब तकरीबन एवरी 6th इज इंडियन। लेकिन जॉब क्रिएशन और क्वालिटी जॉब क्रिएशन और ऐसी जॉब क्रिएशन, अच्छी बात है, क्वालिटी जॉब क्रिएशन, करेक्ट, अच्छा शब्द। क्योंकि देखिए अगर आप इंजीनियर हैं, आप 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं ऊबर चलाकर, तो यू कैन नॉट सस्टेन अ फैमिली। बिल्कुल सही है। तो आपकी एजुकेशन, अब समय आ गया है कि हम वो स्किल सेट प्रोवाइड करें जो अगले 20 साल में रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर एआई इंटीग्रेशन एक मैंडेटरी चीज़ होगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। तो अब टेस्ला का आपने पूछा, जब टेक्नोलॉजी इधर आएगी, आज की डेट में आपके दर्शकों के लिए मैं छोटा सा 30 सेकंड में बताता हूँ। बिल्कुल। क्या आपकी गाड़ी आपके लिए पैसा कमा सकती है? बिल्कुल कमा सकती है। मेरी खुद की गाड़ी फुल सेल्फ ड्राइविंग है, साइबर ट्रक। आज मैं अपनी गाड़ी को एक ऐप पे रेंट करता हूँ, वो मुझे पिक और ड्रॉप करती है, उसके बाद वो खुद जाके लोगों को पिक एंड ड्रॉप करती है। अगले 1.5 साल में ये टेक्नोलॉजी आ रही है, ये लॉन्च हो जाएगा। तो आपकी गाड़ी इज अ वर्किंग मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपके घर के अंदर टेस्ला का रोबोट जो $22,000, 10 से $22,000 के बीच में है, वो आपकी कुकिंग क्लीनिंग सब करेगा, आपका प्लानर करेगा, पर्सनल असिस्टेंट बनेगा। वो गूगल एयर के साथ फुली कनेक्टेड है। तो फ्यूचर के अंदर अगर आपका ड्राइवर है तो आपको एक नया स्किल सेट सीखना पड़ेगा। अगर आप मैकेनिकल इंजन रिपेयर करते हैं गाड़ी की, तो इट इज द टाइम आप बैटरीज को ठीक करना सीखें। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपके पैर के नीचे से कारपेट खींच लिया जाएगा। ये एवोल्यूशन है, इसको ना कंट्री रोक सकती है ना कोई लीडर रोक सकता है। आपको समय के साथ सीखना और बदलना बहुत जरूरी है। जॉब्स नई क्रिएट होंगी, नए टूल्स मिलेंगे, लेकिन यू हैव टू कीप योर आईज ओपन। और दिस इसमें बताऊं आपको, हाँ बिल्कुल। एक और गेस्ट जुड़ गए, मैं उनके पास जाऊँ, जल्दी से बोल लीजिए डॉक्टर। इंडिया में
2030 तक 1.1 लेबर फोर्स होगा, बिलियन लेबर फोर्स होगा। इसके लिए हमको लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी चाहिए। थैंक यू। और मुझे लगता है क्वालिटी जॉब, वही बात मैं क्वालिटी जॉब एक अलग चीज है, अच्छा शब्द है क्वालिटी जॉब, लेकिन 1.1 बिलियन को हम नहीं ट्रेन कर पाएंगे क्वालिटी जॉब के लिए। नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर मैं आप 5 साल में हम अगर थोड़ा ही कर दें, ये बिल्कुल थोड़ा सही। करते- हम थोड़ा ही कर मैं दें। आपको एक चीज से डिफाई करूंगा, मैं एक फिजिशियन हूं, मैंने मिरेकल्स होते हुए देखे हैं कोविड की स्टोरी में। अगर कंट्रीज और लीडर्स ठान लें तो बहुत कुछ किया जा सकता है और लोगों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा। उमाशंकर जल्दी से फिर जी, मैं बस ये कह रहा था, जैसे इन्होंने समझाया कि कैसे टेस्ला की गाड़ी आएगी और वो पिक करेगी, ड्रॉप करेगी, तो यहाँ एक बड़ा कंसर्न होगा कि ये तो ड्राइवर का जॉब ले लेगी या जो घर में आपका किचन संभालने मेड उसकी नौकरी चली जाएगी। कल जब एआई समिट में प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, उन्होंने इस बात को कहा कि कभी भी टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया को ख़त्म नहीं करती, जॉब के मौके छीनती नहीं। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब कंप्यूटर आया था भारत में तो कहा जा रहा था कि 10 लोग बेरोजगार हो जाएंगे, एक कंप्यूटर आएगा, और अब किसी का काम कंप्यूटर के बिना चलता नहीं। वैसे ही जैसे मैंने मोबाइल जर्नलिज्म शुरू किया तो कहा गया कि कैमरामैन की नौकरी चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सब लोग जो है वो सिस्टम में बने हुए हैं। तो इसी तरह एआई आएगा तो वो एक जो कन्वर्जेंस है वो पैदा होगा, नौकरी किसी की जाएगी नहीं, नई टेक्नोलॉजी के जरिए नौकरी और मिलेगी। क्वालिटी जहां पर मेरा सवाल और भी आपसे, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन मेरे साथ डॉक्टर भरत बरई साहब जुड़ गए, चेयरमैन है यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के। बहुत स्वागत है डॉक्टर भरत बरई साहब। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो अभी मुलाकात होनी है थोड़ी देर बाद, इस मुलाकात से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर? हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि दोनों नेता हैं, उनके बीच दोस्ती तो बहुत अच्छी है, दोस्ती और ज्यादा बढ़ेगी। कभी ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि आप दूर बैठे हैं तो प्रॉब्लम लगते हैं, लेकिन जब आप साथ में बैठ जाते हैं, एक दूसरे के साथ परामर्श करते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी निकल आता है। तो जो टैरिफ का सवाल है जी, टैरिफ तो अमेरिका लगाएगा, सारी दुनिया पर लगाएगा, लेकिन भारत के लिए जो स्पेशल कोई नहीं लगाएगा, जैसा चाइना पर लगाया है, जैसा उन्होंने मैक्सिको पर लगाया है, जैसा कनाडा पर लगाया है। और वो बताएंगे भारत को कि अगर आपको टैरिफ कम करना है तो आप ये करो। तो दोस्ती के नाते एक दूसरे से बात करके मिला जुला कर सॉल्यूशन लाएंगे तो कम से कम एडवर्स इफेक्ट होगा। क्योंकि वो बोलेगा कि देखो भारत में भी इंपोर्ट ड्यूटी तो आप लगाते हैं सब चीज़ पर, अमेरिका में तो सबसे कम इंपोर्ट ड्यूटी है, एवरेज 2.2%। तो फिर ट्रेड बैलेंस में भारत का $45 बिलियन, $45 बिलियन का सरप्लस है। तो अमेरिका बोलेगा हमारे देश से आप ज़्यादा चीज़ खरीदो, डिफेंस इक्विपमेंट हो या बोइंग एयरक्राफ्ट जेट हो या एनर्जी हो, तो ऐसे बात करके दोस्त के साथ वो जुलाएंगे प्रॉब्लम का सोल्यूशन। डॉक्टर भारत एक और सवाल है, डॉक्टर भारत एक और सवाल है कि कारोबार जगत में एक अजीब सी स्थिति है ट्रंप के आने के बाद से, और उसका असर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट आप देखेंगे तो पूरी तरह से धराशायी हो गया है। तो वो जो अनिश्चितता के बादल हैं वो क्या छटते हुए नजर आ रहे हैं इस मुलाकात के बाद आपको? देखो आप लोग यहाँ बैठा है, मैं सर आ रहा हूं विवेक, करिए डॉक्टर भरत साहब। वहाँ बैठे एक तरह से सोचते हैं ट्रंप वो डिसाइसिव लीडर हैं, वो गोल घुमाकर ऐसे तैसे बात नहीं करता है, वो सामान्य आदमी को सीधी सीधी बात करता है। तो लोग दे आर अकस्टम कि नहीं नहीं वो बोलेगा नहीं, ये नहीं है, वो नहीं, वो सीधी बात करता है। और दूसरा, जैसे हम भारत में बोलते हैं इंडिया फर्स्ट, मेक इन इंडिया, ट्रंप भी ऐसा बोलता है मेक इन यूएसए, यूएसए फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसका जो पॉइंट है, अगर आप उसका ध्यान रखेंगे और उसके साथ अकोमोडेशन करेंगे तो आप उसके साथ बिल्कुल मिलजुल कर चल जाएंगे। तो ये इतनी अनसर्टनिटी, हम जो यहाँ लोग रहते हैं नहीं हम जानते हैं कि वो क्या चाहता है, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था इलेक्शन के टाइम। देखो ये सब इलीगल लोगों को निकालने का वो तो 6 महीने से बोल रहे थे, अगर लोगों को वापस जाना था तो जाना पड़ेगा। अब वो प्रेसिडेंट हो गया, वो जो करता है उन्होंने 6 महीने से बोल रखा था, ये टैरिफ का भी वो 6 महीने से बोल रहे थे। तो वो कोई नई चीज़ नहीं कर रहा है जो उन्होंने 6 महीने में नहीं बताई थी। तो आप ये कह रहे हैं कि जो वो उन्होंने कहा था वही वो कर रहे हैं। हम मेरा सवाल आगे का ये है कि अब वो ऐसा क्या करेंगे जो उन्होंने नहीं कहा था?
वो तो कैसे बता सकते हैं? अनसर्टेन आदमी कर सकते हैं। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि ये तो बात हो गई, ये तो उस चीज का जिक्र हो गया जो उन्होंने कहा था। अब वो ऐसा क्या करने वाले हैं कम से कम जो उन्होंने नहीं कहा था? ऐसी तो मेरी दोस्ती नहीं उनसे कि वो मुझे पता है प्राइवेट शुरू में। करा दे फिर और क्या। जी जी डॉक्टर जाकिर साहब। हाँ, ये एक बहुत ही डाइसी कैरेक्टर है ट्रम्प, और अनप्रिडिक्टेबल हैं। कभी दिमाग में कोई चीज़ आ गई तो फिर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि गाज़ा के बारे में उन्होंने एक नई बात कर दी कि इसको हम अमेरिका ले लेगा। बात पहले नहीं कही थी। पहले नहीं कहा था। तो ये चीज़ हो सकती है। नहीं, इसलिए मैंने सेकंड हम ये चाहते किया हैं था कि अब ऐसा क्या करने वाले जो उन्होंने नहीं कहा। सेकंड हम ये अभी आपने देखा कि सऊदी अरबिया के उन्होंने जो है मेडिएशन के लिए कर दिया कि पुतिन और ट्रम्प में मीडिएट करेंगे। ये नई बात कर दिया। अब कहाँ पर होगी ये मीटिंग, रियाद में होगी या कि थर्ड प्लेस पर होगी, ये देखने वाली बात है। हम तो चाहते हैं कि एक 4 पावर जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उसमें इंडिया, चाइना, रशिया और यूएसए एक याल्टा सेकंड कर दें। जैसे याल्टा फर्स्ट की मीटिंग हुई थी ना, उसमें सेकंड करके वर्ल्ड ऑर्डर को जो है मेंटेन करें और एक स्टेबिलिटी लाए, वार को वो ख़त्म करेंगे। अमेरिका फर्स्ट आएगा, डॉलर की हेजिमनी रहेगी।